जी। माइक पे सभात आप रहेंगे, सारा आप रहेंगी। सारा बजे आप कर ले माइक पे। ओके ओके ठीक है। चलिए परफेक्ट। आपको पता है इकरा में जो कोर्स है उसका नाम है एडवांस स्टेटिस्टिकल मॉडल, राइट? अब जी। बेसिकली एचएससी में ना हमें एक रोड मैप दिया होता है बीबीए का। रोड मैप आप समझते हैं कि पहले स्टेज पे क्या होगा, दूसरे स्टेज पे क्या होगा, तीसरे स्टेज पे क्या होगा, पूरी डिग्री कंप्लीट कैसे होगी। रोड मैप में ये चीज कवर की जाती है कि किस चीज का क्या प्री रैक होगा, क्या चीज पढ़ाने से पहले आपको क्या चीज पढ़ानी पड़ेगी। तो लॉजिक क्लियर होती है, रोड मैप का जी। आइडिया है। अब टेक्निकली इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम एक रोड मैप डिसाइड करें कि अगर कोई बंदा पीएचडी करना चाह रहा है, अपना डेटा एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, तो उसको पता नहीं होता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मतलब पहले क्या चीज करूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखूं, कौन सा सॉफ्टवेयर ना सीखूं, कौन सी टेक्निक आनी चाहिए, कौन सी टेक्निक नहीं आनी चाहिए, तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मेरा फिर प्लान ये हुआ था कि इस सेशन के अंदर फिर हम ये डिसाइड करें कि इसका रोड मैप क्या होता है। सबसे पहले क्या चीज सीखनी होती है, उसके बाद क्या सीखना होता है, तीसरे नंबर पे क्या चीज सीखनी होती है। हमारा मेजर मार्केटिंग है तो क्या सीखने की जरूरत है, हमारा मेजर फाइनेंस है तो फिर क्या सीखने की जरूरत है। पर्पस समझ में आ रहा है आपको? तो टेक्निकली हम यहाँ पे कोर्स बिल्कुल। आउटलाइन बनाएंगे पूरी। हम ठीक इतनी है। डिटेल में मॉडल्स नहीं पढ़ेंगे, पर हम ये डिसाइड करेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप किस चीज में पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या आना चाहिए। क्लियर? परफेक्ट। तो बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक और है। अगर मुझे बीच में कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मैं आई बस थिंक चैट में ठीक लिख है। दूं, या हाँ मैं नहीं नहीं, अनम्यूट आप करके कर आप दूं। माइक पे आके पूछिएगा, चैट पता नहीं, मैं देखूँ ना देखो, आप चैट माइक पे आके पूछिएगा, ठीक है? ठीक अब है ये, सर, अभी तक तो सब क्लियर है। ठीक है, अब ये जो मेजा की क्लास थी जो आज मैं कंडक्ट नहीं कर सका प्रॉब्लम की वजह से, उसके अंदर 10-12 स्लाइड्स थी मोटी मोटी। तो एक्चुअली आज प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैंने एक यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स को भी बुलाया हुआ था। मैंने उनसे कहा था एकरा में गेस्ट स्पीकर सेशन है तो आप भी काइंडली आ जाए, दोनों का एक साथ हो जाएगा। तो वो बैड सीन की वजह से फिर ऑनलाइन सेशन भी नहीं हो सका, और जिन फैकल्टी मेंबर्स को मैंने माइट में बुलाया था वो भी नहीं आ सके। खैर टॉपिक पे आते हैं। सारा पहली हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा? डेटा एनालिसिस में सिंपल एनालिसिस भी हो सकता है रिलेटिंग टू, जैसे डिस्क्रिप्टिव डेटा वगैरह होता है, डिस्क्रिप्शन होती है। डेटा स्टैटिस्टिकल में एनालिसिस ज्यादा ओनली। ब्रॉडर टर्म है, हाँ बस यही समझाना चाहा था। लोगों को लगता है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ब्रॉडर टर्म है और डेटा एनालिसिस इसकी सब कैटेगरी है, हत्ता कि एग्जैक्ट उल्टा है। जब आप अपने को डेटा एग्जैक्ट। साइंटिस्ट कहते हैं, आप कहेंगे डेटा एनालिसिस, उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों कवर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एक सब कैटेगरी आती है डेटा एनालिसिस में। अच्छा, हमारे जो कोर्स का नाम है इकरा के अंदर, उसका नाम है एडवांस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। इसका मतलब है उसमें क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की कोई बात नहीं की जाएगी, राइट? अब एक बहुत बिल्कुल। बड़ी कंफ्यूजन दूर करें, एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब भी किसी से कहा जाता है आप क्वालिटेटिव रिसर्च समझाएं, तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल समझाने बैठ जाता है, हत्ता कि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव होगी और आपके तमाम के तमाम वेरिएबल क्वालिटेटिव होंगे। ये बात समझ में आती है? जी बिल्कुल। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपके तमाम वेरिएबल क्वालिटेटिव है लेकिन हो सकता है आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव हो। तो हमारे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ लगता है कि अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल पे रिसर्च करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई, क्वालिटेटिव वेरिएबल पे करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई, हत्ता कि इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आसान जबान में हमारी जो कोर्स आउटलाइन पूरी डिजाइन हुई हुई है, उसके अंदर आप क्वालिटेटिव रिसर्च एनालिसिस सिखाते ही नहीं है, किसी भी किस्म का। ठीक है? क्योंकि कोर्स का नाम है स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस सिखाया जा रहा है। जल्दी से आगे मूव करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा उससे है। अगली हेडिंग पे आते हैं। उससे अगली हेडिंग है फार्मूला वर्सेस सॉफ्टवेयर। अब ये बहुत बड़ा झगड़ा है किन में, हमारे यहाँ बिजनेस एप्लीकेशन में बहुत सारे लोग कहते हैं हमें थ्योरी सिखाने की क्या जरूरत है, हमें फार्मूला सिखाने की क्या जरूरत है, आप हमें सिखाएं सॉफ्टवेयर, क्लिक कैसे होगा, रन कैसे होगा। तो इस पे बहुत बड़ी डिस्कशन होती है। बिजनेस वालों का मानना होता है कि ये फार्मूला आप मैथमेटिशियंस को सिखाएं, स्टेटिस्टिशियन को सिखाएं, थ्योरी सब उनसे डिस्कस करें, हमसे डिस्कस करने की नीड नहीं है। हमें बस ये बताएं क्लिक कैसे होगा, रिजल्ट कैसे आएंगे, बस बात खत्म। अब बहुत बड़ी बहस है। अब पॉइंट ये है कि क्या सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको अंडरलाइन थ्योरी नहीं पता आप रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिना थ्योरी सीखे, फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है लेकिन थ्योरी आना जरूरी है। फॉर्मूला सीखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर पीछे ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा, लेकिन आपको थ्योरी का पता होना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्लिक करने से, कहाँ पे पहला क्लिक करना है कहाँ पे दूसरा क्लिक करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तक क्लियर है?
जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब मेन हेडिंग है रोड मैप ऑफ लर्निंग स्ट्रेटेजी। इसका रोड मैप कैसे होगा? सबसे पहले तो ये सीख लें, हम दो हिस्सों में डेटा को डिवाइड कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल डेटा वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल मॉडल्स। ठीक है। तो हम बिल्कुल कहते ठीक हैं है। कि डेटा दो किस्म का, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर मैं टाइम सीरीज डेटा को भी ले रहा हूँ और पैनल डेटा को भी ले रहा हूँ। डन। परफेक्ट, डन। अब हमारे यहाँ जो मार्केटिंग है, HR है, सप्लाई चेन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो गया, साइकोलॉजी हो गया, आप नोट करें इनकी 99% रिसर्च इस क्रॉस सेक्शनल डेटा पे होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक्स में PhD कर रहा है, जो फाइनेंस में PhD कर रहा है, उनकी रिसर्च इस लॉन्गिट्यूडनल डेटा पे होती है। डन। तो जी बिल्कुल इसका ऐसे ही। मतलब ये है कि हमें स्टैटिस्टिकल मॉडल को दो हिस्सों में तोड़ देना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल मॉडल्स में तोड़ देना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल मॉडल में तोड़ देना चाहिए। अब जो मार्केटिंग मेजर्स वाले हैं उनको हमें पढ़ाना चाहिए क्रॉस सेक्शनल मॉडल, और जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाले हैं उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल मॉडल। ठीक है। सही है। बिल्कुल ऐसे ही है, अब मार्केटिंग में क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेज ही हो रही हैं। ठीक है, अब और जो ट्रेंड क्या है? फाइनेंस वाले हैं लॉन्जिट्यूडनल अब कर रहे हैं, मसला ठीक है। ये है कि हमारे यहाँ जो लॉन्गिट्यूडनल मॉडल्स है ना, उन सब की किताबें इकोनोमेट्रिक्स के नाम से पब्लिश होती हैं, टाइम सीरीज के नाम से पब्लिश होती हैं। अब हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे तो इकोनोमेट्रिक्स के 4 से 5 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं बहुत डिटेल के अंदर। बाकी यूनिवर्सिटीज में एक आधा कोर्स है। इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर करिकुलम में मसला ये हो जाता है, इकोनोमेट्रिक्स का कोर्स ही नहीं है। वहाँ पे जो QTA पढ़ाया जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, उसमें भी जो बुक जॉर्ज बिहेवियर की पढ़ाई जाती है वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस की पढ़ाई जाती है। अब आप कोई भी मल्टीवेरिएट एनालिसिस की किताब उठाएंगे ना, वो क्रॉस सेक्शनल डेटा पे फोकस करके बैठा हुआ है। टाइम सीरीज में भी मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज होता है, लेकिन मसला ये है वो इकोनोमेट्रिक्स के नाम पे पढ़ाई जा रही है। ये कंफ्यूजन क्लियर हो रही है? इसका मतलब है जी फाइनेंस वाले ने अपने अगर मॉडल्स पढ़ने हैं तो वो मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस की किताबें मत खरीदे, वो इकोनोमेट्रिक्स की किताबें खरीदें। ठीक। ये ये टेक्निकल पॉइंट क्लियर करिएगा। अब दूसरी बात, अगर मैं एज अ यूनिवर्सिटी कोर्स आउटलाइन डिजाइन कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि जो मेरी कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर आधे मॉडल क्रॉस सेक्शनल के हो और आधे मॉडल टाइम सीरीज और पैनल डेटा के होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, पहले हम क्रॉस सेक्शनल मॉडल्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लॉन्गिट्यूडनल मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक नई बहस, एक और सवाल का जवाब। यहाँ पे अक्सर ये बहस होती है कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं सीखना चाहिए। उसका जवाब भी यहीं से मिल जाएगा, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल मॉडल्स में। अगर आपका मॉडल क्रॉस सेक्शनल है तो इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर बेटर है, अगर आपका मॉडल लॉन्गिट्यूडनल है उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। अब सिंपल सवाल ये होता है, जो रिजल्ट SPSS पे आएगा वही रिजल्ट मुझे मिल जाए। अच्छा, ये आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी बिल्कुल अच्छा, शो हो मेरे रही पास है ये क्रॉस। तमाम सॉफ्टवेयर है मेरे पास, क्योंकि लाइसेंस वर्जन पड़ा हुआ स्मार्ट प्लस 4 का, तो मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लाइसेंस खरीदे हुए हैं, तो मुझे मल्टीपल सॉफ्टवेयर में काम करना पड़ता है, इसलिए मेरे पास तमाम अवेलेबल है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब माने यहाँ पे मैं डेटा एंटर करूँ, 2 5 7 8 9, कितनी वैल्यूज है? 5। अब नॉर्मली पूछा जाता है, जब एक्सेल भी वही रिजल्ट दे देता है जो SPSS रिजल्ट दे देता है, तो मैं SPSS सीखने की जरूरत क्या है? एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सबके माइंड में आता है। ठीक है। अब मसला सुनिएगा, मुझे मिसाल के तौर पर मीन कैलकुलेट करना है, मैं इक्वल टू दबाऊंगा, जी इक्वल टू दबाऊंगा, AVG दबाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, तमाम को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। आप नोट करें, ये सब कुछ करने में मुझे 10 क्लिक करने पड़ेंगे, राइट? जी बिल्कुल ठीक है। अब मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, स्क्यूनेस, कर्टोसियस। अब मसला ये है कि ये 20 टेक्निक्स मुझे रन करनी है, एक के ऊपर मुझे 10 क्लिक करने पड़े, टोटल क्लिक कितने करने पड़े मुझे? 200। हम्म। 200 क्लिक करने पड़े ना? अच्छा, गलती के चांसेस हैं, हो सकता है मैं एक सेल ज्यादा सिलेक्ट कर लूँ, एक सेल कम सिलेक्ट कर लूँ। और बिल्कुल गलती का। अब ये देखें, मैंने SPSS ओपन किया, स्टेटिस्टिक्स का ऑप्शन था, तो ये देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, 2 मिनट के अंदर 10 चेक लगा के मैं सारे रिजल्ट ले लूंगा। अब आपने मुझे कहा दोनों रिजल्ट तो सेम देते हैं, पर फर्क ये है कि जो काम एक्सेल में आपने 20 मिनट्स में करना, वो काम आप SPSS में 2 मिनट में कर लेंगे, राइट? बिल्कुल ठीक है। दूसरा फायदा ये, एक्सेल में आपको 200 क्लिक्स करने पड़े थे, इसमें टाइप 2 एरर के चांसेस है, हो सकता है एक सेल कम सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है एक सेल ज्यादा सेलेक्ट हो जाए। तो बेहतर आप SPSS पे काम कर लें, इसमें गलती के चांसेस भी कम है, टाइम भी कम लगेगा, आपको क्लिक भी कम करने पड़ेंगे। डन। सही है बिल्कुल। तो क्या आप ये फतवा दे सकती हैं SPSS एक्सेल से बेहतर है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं।
तो आप कहेंगे अगर आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए एसपीएसएस बेटर एक्सेल से। दुनिया में लाखों मॉडल ऐसे हैं जिसमें एक्सेल बेहतर होगा एसपीएसएस से। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी टेक्निक हमने परफॉर्म करनी है, तो उस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसको जी एग्जांपल से बिल्कुल। समझ लें। आपने कराची से लाहौर जाना है, आपको पैसों का बहुत इश्यू, आपको टाइम का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पैसों का बहुत इशू है। तो मुझे बताएं, डेवो का ऑप्शन अच्छा है या हवाई जहाज का ऑप्शन अच्छा है? वो का अच्छा है, डाइवो का डेवो का। बेहतर है। अब इमेजिन करें आपको पैसों को कोई इश्यू नहीं है, आपको टाइम का इश्यू है, अब कौन सा ऑप्शन अच्छा है? जाहिर है एयरप्लेन का। हवाई। अब मसला सारा घूम फिर के ये आ जाता है कि सिचुएशन चेंज होगी तो रिजल्ट चेंज होगा। तो दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं, कोई सॉफ्टवेयर बुरा नहीं, हमें बस ये देखना है कि हमें कौन सा मॉडल रन करना है। मॉडल डिसाइड करने से हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अच्छा है या अच्छा नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। तो आपने कहा कि ओके फाइन, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना है तो मैं एसपीएसएस बेहतर है एक्सेल से। इस तरह जब ईएफए रन करना है तो फिर क्या बेहतर है, एमएलआर रन करना है तो क्या बेहतर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग वालों को कौन कौन से मॉडल सीखने की जरूरत है, सॉरी कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत है, और टाइम सीरीज वालों को और फाइनेंस वालों को कौन से सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत है। ये बेहतर समझ में आई आपको? अच्छा, इसमें हम एक चीज ऐड कर सकते हैं जी क्या, जी। कि सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि मार्केटिंग के अलावा एचआर वालों को भी हाँ हाँ, क्रॉस यही सेक्शनल डेटा यूज में सब करना आ है? गया ना। बिल्कुल। जी बिल्कुल, तो साइकोलॉजी यानी आ गया, मार्केटिंग और ओबी आ एचआर, गया। बिल्कुल। मैं जानबूझ के बिल्कुल मार्केटिंग और फाइनेंस का वर्ड यूज करो, क्रॉस सेक्शन का वर्ड यूज कर लेता हूँ। ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। बस अब ये समझ जब मैं मार्केटिंग बोलूंगा तो मेरा मतलब क्रॉस सेक्शन है, जब मैं फाइनेंस बोलूंगा तो मेरा मतलब लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल में आपका पूरा इकोनॉमिक्स आ जाता है। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल को मैं मार्केटिंग और फाइनेंस के नाम से कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम एक काम करते हैं कि हम डिवीजन कर देते हैं कॉल तरीके से, ऐसे इसको कॉल वगैरह समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप डिवीजन करें कुरानी आयात की। आपने कहा मक्की होगी मदनी होगी, डन। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है हम एक ही चीज को मल्टीपल तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मैंने आपसे कहा क्लास को डिवाइड करें, आपने कहा मेल फीमेल में डिवाइड करूं, या आपने कहा मुस्लिम नॉन मुस्लिम में डिवाइड करूं, आपने कहा पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी में डिवाइड करूं। तो आप डिफरेंट कैटेगरीज की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अभी हमने मॉडल्स को किस बेस पे डिवाइड करा, क्रॉस सेक्शनल वर्सेस टाइम के लॉन्गिट्यूडनल। बेसिस पे भी कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। टाइम एट अ अब सर्टेन पॉइंट इन अब हम टाइम या करेंगे फिर। यूनिवेरिएट बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट के बेस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब हम डिवाइड किस बेस पे करें, यूनिवेरिएट बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। यूनिवेरिएट का मतलब होता है आप एक वक्त में एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बाईवेरिएट का मतलब है आप एक वक्त में दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, मल्टीवेरिएट का मतलब है आप एक वक्त में दो से ज्यादा वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। यूनि का मतलब क्या, एक, बाय का मतलब दो, मल्टी का मतलब मोर देन टू वेरिएबल। अब नॉर्मली आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि दुनिया की हर रिसर्च में 15 16 18 20 वेरिएबल तो होते हैं, तो इसका मतलब है यूनिवेरिएट तो कहीं पे यूज ही नहीं होगा। अब ये कंसेप्ट गलत हो रहा है आपका। मैंने आपसे ये बात नहीं की कि रिसर्च में एक वेरिएबल होगा तो यूनिवेरिएट। मेरा आपसे बात ये हुई है कि एक वक्त में आप कितने वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर जी पे ये बिल्कुल। देखें। अब एक वेरिएबल है सेल, एक वेरिएबल है रीसेल, एक वेरिएबल है टाइप, एक वेरिएबल है प्राइस, डन। अब मैंने सेल का मीन कैलकुलेट करना है, तो बताएं एक वक्त में कितने वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। एक ही यूज कर रहे हैं। तो ये यूनी हो गया। ठीक है। और अगर मुझे कोरिलेशन देखनी है सेल की, किसके साथ, प्राइस के साथ, सेल वर्सेस प्राइस। अब बताएं एक वक्त में कितने वेरिएबल यूज हो गए। वेरिएट हो गया। दो हो गए, और राइट। दो वेरिएट, हाँ, अब बाय हो मैंने गया, कहा, बिल्कुल। कि भाई सेल्स मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और रीसेल मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये कौन सा मॉडल हो गया? मल्टी वेरिएट। हाँ, तो यूनिवेरिएट बाईवेरिएट मल्टीवेरिएट का डिफरेंस ये है कि यूनिवेरिएट में एक वक्त में एक वेरिएबल यूज होता है, बाईवेरिएट में दो होते हैं और मल्टीवेरिएट में दो से ज्यादा होते हैं, डन। बिल्कुल सर समझ आप गई बात। यूनिवेरिएट एक दफा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? यूनिवेरिएट का मतलब ये है कि एक ही वेरिएबल यूज होगा। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा मेरे पास एज है और हाइट है, आप मीन कैलकुलेट करें, तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे किसका मीन कैलकुलेट करूं, एज का या हाइट का, क्योंकि ये तो यूनिवेरिएट है। आप मुझे बताएं इन दोनों में से किसका मीन कैलकुलेट करना है, क्योंकि मीन कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होता है। ये बात समझ में आ गई? जी जी जी, आप अब समझ गए, मैंने ठीक है। आपसे कहा एज की कोरिलेशन निकालें, तो अब आप मुझसे क्या सवाल पूछेंगे? किसके साथ निकालो हाँ, कोरिलेशन? क्योंकि आप मुझसे कहेंगे कोरिलेशन तो बाई वेरिएट है, दूसरा वेरिएबल भी तो बताएं। हम्म ये बात समझ में आ गई? और मैंने आपसे कहा जी सर, एज आप है, समझ गए।
और इसके ऊपर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रन करें, तो आपने कहा कम से कम 2 वेरिएबल और दें, वो तो मल्टीवेरिएट है। क्लियर है? जी जी जी, अब अब समझ गई। पहला स्टेप ये है, जो मार्केटिंग और क्रॉस सेक्शनल का आदमी है उसको ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से मॉडल यूनी है, कौन कौन से बाय है, कौन कौन से मल्टाई है। मिसाल के तौर पे मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब यूनिवेरिएट है। समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, विल्कॉक्सन, क्रुस्कल वैलिस, स्प्रेडमैन, ये सब बाई वेरिएट है। आगे शायद मैंने मेंशन किया हुआ है। चलें, यूनिवेरिएट, बाई वेरिएट, मल्टीवेरिएट को चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद अगली स्लाइड में मैंने यूनि बाई मल्टाई दिया हुआ है। उससे पहले एक हेडिंग ही मिस हो गई। ये हेडिंग क्या थी? इम्पोर्टेंस ऑफ मिसिंग डेटा एनालिसिस हाँ, ना। आपने यूनिवेट एनालिसिस करना है, आपने बाईवेट एनालिसिस करना है, मल्टीवेट एनालिसिस करना है। उससे सबसे पहले आपने मिसिंग डेटा एनालिसिस सीखना है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको ये सिखाया जाएगा कि एक वेरिएबल में अगर कितने परसेंट केसेस है, तो आपने उसको मीन से रिप्लेस कब करना है, मीडियन से रिप्लेस। दिखाता हूँ आपको डेटा फाइल के अंदर, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये देखिए, ये एक वेरिएबल है जी बिल्कुल। और ये एक रॉ है, राइट? इस डेटा फाइल में 26 वेरिएबल वो है। रो नजर नहीं आ रही है इस वक्त हमें, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये इम्पोर्टेंस ऑफ मिसिंग डेटा एनालिसिस नजर आ एक रहा है। सेकेंड, तो एक सेकेंड। तो अच्छा, आपको पीपीटी, अच्छा तो इससे पहले जो मैं सॉफ्टवेयर दिखा रहा था आपको नहीं दिख रहा था वो? हद हो गई। अब दिख रहा हमें सॉफ्टवेयर? ब्लैक स्क्रीन सर नजर आ उजला, रही थी, अब नजर आ रहा है सर हमें ब्लैंक उजला अच्छा, नजर आ वो रहा था। एक्चुअली ना मैंने शेयर स्क्रीन में पीपीटी सिलेक्ट की होगी, मैंने बीच में इतने सारे सॉफ्टवेयर दिखाए, आपको दिखे ही नहीं है नहीं कि वो। चलें छोड़ें। नहीं चलें, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर मैं सारे दिखा रहा था, इन सब का इंट्रोडक्शन दिया था, इन सारे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर दिखा रहा था मैं। वो भी आपको दिखे ही नहीं होंगे क्योंकि वो पीपीटी में इसमें स्टक हुआ ब्लैक हुआ। बॉक्स नजर आ रहा चलें ठीक है, नो इशू। अब देखें, ये वेरिएबल है और ये रॉ है। डन। है। जी बिल्कुल डन। अब ये रॉ एक केस डिलीट हो गया, दो केस डिलीट हो गया, इस रॉ में से दो केसेस डिलीट हो गए। टोटल वेरिएबल 26 है, 26 में से कितने केसेस डिलीट हो गए? दो। अब ये एक 3-4 घंटे का डिटेल टॉपिक है, एक पूरी 4 घंटे की वर्कशॉप करवाई जाती है जिसमें मिसिंग डेटा एनालिसिस सिखाया जाता है कि एक रॉ में कितने परसेंट केसेस होंगे तो आपने वैल्यूज को रिप्लेस कैसे करना है, कॉलम में कितने परसेंट केसेस होंगे तो आपने उसको रिप्लेस कैसे करना है, आपने उस कॉलम को मीन से रिप्लेस कब करना है, मीडियन से रिप्लेस कब करना है, आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू कब रिप्लेस करना है। लॉजिक समझ रहे हैं? तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है मिसिंग वैल्यू डेटा एनालिसिस का, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये, हम लोगों ने क्वेश्चन से डेटा फिल करवाना होता है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन के आंसर देने ही नहीं है, बहुत सारी हमारे पास मिसिंग वैल्यू जाएगी। एक उस और क्वेश्चन भी है, हो सकता है वो डिविएट हो जाए थोड़ा सा इससे, तो फिर आप मत करिएगा आंसर, उसको बाद में कर दीजिएगा। एक आउटलायर्स भी डिटेक्ट करने के लिए एक जी महालोनाबिस डिस्टेंस एक मेथड होता है। अब जी, हमारे यहाँ टेक्निक सिखा दी जाती है, लेकिन उस टेक्निक के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है वो लेकिन कुछ नहीं आपने जो सिखाई जाती। महालनोबिस डिस्टेंस का वर्ड यूज किया, इसमें भी छोटी सी गलती है। एक होता है यूनिवेरिएट आउटलायर, एक होता है मल्टीवेरिएट आउटलायर। यूनिवेरिएट आउटलायर का मतलब होता है आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल का आउटलायर ढूंढ रहे हैं, उसके डिफरेंस है, वो हम जी स्कोर से कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम माइल्ड आउटलायर, एक्सट्रीम आउटलायर कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। एक होता है हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, पूरा मॉडल बन जाता है। मल्टीवेरिएट आउटलायर के मालूम, उसके लिए कुक्स है, लेवरेज है, महालनोबिस है। इसमें भी यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट है। लॉजिक समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ गई, अब क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जी जी बोलिए। अफसोस ये है कि हमें सिर्फ ये बताते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक होती है वो नहीं पता जी, होती। जैसे अभी आपने डिस्कस, आपने नाम लिया माला नोबिस को, आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि माला नोबिस मल्टीवेट के लिए यूज होना है, यूनिवेट के लिए यूज नहीं होना। तो ये हमें पता होना चाहिए कौन सा वाला टेस्ट किस सिचुएशन में यूज होगा। तो समरी ये है, अगर किसी ने डेटा एनालिसिस सीखना है ना, तो शुरू में 3-4 घंटे किसके ऊपर लगाए? मिसिंग वैल्यू डेटा एनालिसिस के ऊपर। इसके अंदर वो बिल्कुल देखेगा कि रॉ का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे करना है, आउटलायर डिटेक्ट कैसे करने हैं, आउटलायर को कब रिप्लेस करना है, कब रिप्लेस नहीं करना, जो मिसिंग बिल्कुल वैल्यूज है उनको कैसे रिप्लेस करना है। तो कम से कम 4-5 घंटे लगा के पहले वो ये सीखे कि मिसिंग वैल्यू डेटा एनालिसिस कैसे होता है। और डेटा यूनिवेरिएट क्लीन, बाय, जी जी बोले। यही ना कि डेटा क्लीन कैसे करना है सबसे पहले। हाँ, डेटा स्किनिंग का वर्ड यूज किया जाता है हमारे यहाँ, वही समझ लें। उसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो ठीक है। यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, ये सब सीखने से पहले वो सीखे मिसिंग वैल्यू डेटा एनालिसिस, उसके बाद आगे कहीं बढ़े। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें से हो गया। अच्छा, ये फिर मैंने एक रीजन दिए हुए थे कुछ, कि अगर नहीं करते तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, रिजल्ट ठीक नहीं आते, रिजल्ट की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसमें ना कुछ टेक्निकल वर्ड है, एक होता है सिस्टमेटिक इफेक्ट, एक होता है अनसिस्टमेटिक इफेक्ट। अब
वो क्या टर्म्स यूज करना नहीं चाह रहा, फिर हमारी डिस्कशन चेंज हो जाएगी। बस पॉइंट ये है, जब तक मिसिंग डेटा एनालिसिस ये डेटा स्क्रीनिंग नहीं करते मॉडल की साइड पे ना जाए। जल्दी से आगे बढ़ें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर मुझे डेटा एनालिसिस सीखना है, सबसे पहले आप सीखेंगी मिसिंग डेटा एनालिसिस, फिर आप आगे यूनिवेरिएट में और बाई वेरिएंट, मल्टी बाई और वेरिएंट। मल्टाई तीनों पे आते हैं। अब यूनिवेरिएट के अंदर ना दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है, एक डिस्क्रिप्टिव में हो जाता है, एक इन्फ्लेशनल में हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव में आप वही पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वेयर, कट ऑफ। तो सबसे पहले ये सीखें। अच्छा, ये सीखने में भी आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। उसकी वजह क्या है? आप सीखेंगे अर्थमेटिक मीन कब निकलता है, हार्मोनिक मीन कब निकलता है, ज्योमेट्रिक मीन कब निकलता है, वेटेड मीन कब निकलता है, ट्रिम मीन कब निकलता है, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आपने इनके फॉर्मूलाज नहीं सीखने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला इसलिए नहीं सीखने, उसकी वजह ये है कि ये देखें, एसपीएसएस पे जाऊंगा, ये सारे ऑप्शन क्लिक पे दिए हुए हैं। समझ रहे हैं? मुझे बस ये देखना है कि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्लिक कब करना है, वेरिएंस पे कब क्लिक करना है, क्वार्टाइल पे कब करना है, परसेंटाइल पे कब करना है। तो अगला स्टेप क्या होगा? आप 3-4 घंटे लगा के क्या सीखेंगे? पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डन। बिल्कुल डन। उसके बाद फिर आप इसके सीखेंगे ग्राफ, कि भाई बार चार्ट कब बनेगा, पाई चार्ट कब बनेगा, बॉक्स प्लॉट कब बनेगा, बॉक्स प्लॉट से हम आउटलायर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसके मिनिमम मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में बहुत सारे ग्राफ आते हैं, प्रोजेक्ट ग्राफ आता है, बहुत कुछ आता है। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर सीखनी है। ठीक है? ठीक है। तकरीबन अगर आप किसी से सीखेंगे तो वो तकरीबन 4 से 6 घंटे के अंदर आपको इसका एक्सपर्ट बना देगा। अब मजे की बात है, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर कौन सा रिकमेंड किया जा रहा है? नीचे मैंने नाम लिखा हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर लेंगे आप? एसपीएसएस। डन। यस, बिल्कुल। ये हम क्रॉस सेक्शनल वर्णन की बातें कर रहे हैं। ई व्यू से बेहतर है, बाकी तमाम सॉफ्टवेयर से बेहतर है, तो आपको एसपीएसएस यूज करना पड़ेगा। आपके लिए बेहतर है कि आप ये सीख लें। चलें आगे। बिल्कुल आगे। स्टेटिस्टिक्स में भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फ्लेशनल। इन्फ्लेशनल में हम क्या करते हैं? सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाती है। अब यूनिवेरिएट का मतलब ये है, ये सारे वो टेस्ट है जिसके लिए एक वेरिएबल यूज होगा। इसमें बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं, मैंने सिर्फ 2-3 को मेंशन किया हुआ है। वन सैंपल टी टेस्ट को मेंशन किया हुआ है, बायनोमियल प्रोपोर्शन टेस्ट को यूज किया हुआ है, काई स्क्वायर टेस्ट और वेरिएंस को यूज किया हुआ है। अब देखें, हो सकता है आपके लिए नई बात हो। क्यों? क्योंकि आपको आता था हाइपोथेसिस दो वेरिएबल से बनाने की। आप लोग क्या बनाते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन दिस, इम्पैक्ट ऑफ वाई ऑन दिस, यही बनाते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने कॉजल। जिंदगी भर हाइपोथेसिस हमेशा दो वेरिएबल से बनाया है। ना आपको मल्टीवेरिएट के हाइपोथेसिस बनाना आते हैं, ना आपको यूनिवेरिएट के आते हैं। हो सकता है आप लोगों के लिए, बहुत सारों के लिए तो नई बात हो कि यार अच्छा ये भी हाइपोथेसिस होते हैं। अच्छा, मजे की बात जानते हैं क्या? ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी गया बिजनेस स्टेटिस्टिक्स में। वन सैंपल टी टेस्ट जो पढ़ाते हैं ना, कि बेलशिप, जी। ये सारा यूनिवेट हाइपोथेसिस है। जो बायनोमियल पढ़ाते हैं, प्रोपोर्शन, ये सब यूनिवेट आता है। तो जब आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सीख लिया, तो इसके बाद है अगला इन्फ्लेशनल एनालिसिस सीखने का। इसमें आप यूनिवेट के सारे टेस्ट सीखें। ठीक है? जितने मैक्सिमम हो सकता है, 6, 8, 10, 12, 14, 15, जितने मैक्सिमम सीख सकते हैं। हम्म। यूनिवेट से आगे मूव करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगला लेवल हो जाएगा बाईवेरिएट मॉडल। ठीक है जी। अब बाईवेरिएट मॉडल्स में ना बहुत मॉडल है, लेकिन हम कवर करेंगे सिर्फ 10। ठीक है। बाईवेरिएट का मतलब क्या था? टू वेरिएबल्स। हाँ, अब इमेजिन करें दो वेरिएबल है और इसके अंदर बहुत सारे मॉडल है, हम सिर्फ 10 कवर कर रहे हैं। पांच ये, पांच ये। अच्छा, इन 10 को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम है पैरामेट्रिक, दूसरे का नाम है नॉन पैरामेट्रिक। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने सैम्पलिंग डिजाइन पढ़ा होगा, ठीक है? सैम्पलिंग डिजाइन में आपने 10 से 12 सैम्पलिंग मेथड पढ़े होंगे। रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाई, क्लस्टर, मल्टी स्टेज क्लस्टर, कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंट, स्नोबॉल, बहुत पढ़ा होगा। आपने क्या किया था? उन 10-12 सैम्पलिंग मेथड को आपने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया था, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे हमने क्या किया है? बाईवेरिएट मॉडल्स को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, पैरामेट्रिक और, बोले बोले, नॉन पैरामीट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक। अब आप 2-2.5 घंटे इस बात पे खर्च करें कि पैरामेट्रिक होता क्या है, पैरामेट्रिक की एजम्पशंस क्या होती है। तो जब आप पैरामेट्रिक को स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इक्वल वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बायनोमियल क्या होता है, पाइथन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसके ऊपर आपका काफी टाइम बर्बाद होगा, 8 से 10 घंटे बर्बाद होंगे, तो आपको समझ में आएगा पैरामेट्रिक क्या होता है। अच्छा, जो पैरामेट्रिक ना हुआ वो क्या हुआ फिर? नॉन पैरामीट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक। जब आपको पूरा पैरामेट्रिक समझ में आ जाएगा, तो आपको पैरामेट्रिक के मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे।
मैंने 5 मॉडल्स के नाम लिखे हुए, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, वन वे नोवा, पेयर सैंपल टी टेस्ट, रिपीटेड मेजर नोवा, पेयरसन कोलिशन। डन। आपने इन सब के नाम सुने होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब मैं लास्ट टाइम आपकी क्लास में गेस्ट स्पीकर के लिए आया था तो याद है मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड की एग्जांपल दी थी। मैंने आपसे कहा था कोई लॉ तब तक काम नहीं करता जब तक उसकी assumption पूरी ना हो रही हो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही अब है। इमेजिन करें एक आदमी को पैरामेट्रिक टेस्ट पता ही नहीं है, ना उसको पैरामेट्रिक टेस्ट की assumptions पता है, और वो आंखें बंद करके सारे टेस्ट अप्लाई कर रहा है। कोई लॉजिक बनती है, कोई सेंस बनती है? इसका नहीं मतलब है बिल्कुल इन भी नहीं। पांचों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट अप्लाई करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी एजम्पशन पूरी हो रही नहीं हो रही। कौन सी एजम्पशन? पैरामेट्रिक एजम्पशन पूरी हो रही नहीं हो रही। डन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने टेस्ट का नाम सुना होगा, कॉल्मोग्रोव, शपीरो विल्क, नाम सुने? नोमेलिटी टेस्ट वगैरह, ये सब सुना है नाम? रिपीट करेंगे, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई। आपने 2-3 टेस्ट के नाम सुने होंगे, कॉल्मोग्रोव टेस्ट, शपीरो विल्क जी जी टेस्ट, बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, नोमेलिटी टेस्ट, बिल्कुल। जी ये जी जी सारे पैरामीट्रिक एजम्पशन चेक करने की टेस्ट है। समझ रहे हैं? जी। जैसे मैंने समझ आपसे गई। कहा था इसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, 6 से 8 घंटे आपको लगेंगे ये समझने में कि पैरामेट्रिक की सारी डिटेल्स क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या है, बायनॉमियल बाइजॉन नॉर्मल, इन सब में फर्क क्या होता है। ये 8-10 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इमेजिन करें मेरी एजम्पशन अगर वायलेट हो रही है तो जाहिर बात है मैं अपना काम तो नहीं रोकूंगा, मुझे आगे तो बढ़ना है। तो फिर स्टेटिस्टिक्स ने मुझे सब्स्टिट्यूट मॉडल्स कौन से दिए हैं? नॉन पैरामेट्रिक। नॉन अगर पैरामेट्रिक। जी। इसमें बहुत सारे हैं, इसमें मैन विटनी, क्रुस्कल वालिस, अभी देखें मैंने इसके अंदर काय स्क्वायर को मेंशन ही नहीं किया, मैंने मैकमीलर को मेंशन ही नहीं किया, मैंने तो बहुत सारे भी मेंशन नहीं किए। एक्चुअली बहुत सारे मेंशन ना करने की वजह ये है कि मेरा आज का प्लान था कि आधे 1 घंटे में सारा टॉपिक करवाना है, तो मैंने सिर्फ 10 मेंशन किए थे, बाकी बहुत सारे मैंने मेंशन नहीं किए। तो मैंने बहुत ठीक सारे पैरामेट्रिक टेस्ट भी मेंशन नहीं किए, बहुत सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी मेंशन नहीं किए, मोटे मोटे 5-5 के नाम लिख दिए। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब बताएं बाईवेरिएट मॉडल के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया जा रहा है? एसपीएस। परफेक्ट हो गया काम? बिल्कुल एसपीएसएस भी यूज हो सकता है, वैसे आप पीएलएस भी यूज हो सकता है। नहीं होगा, इसके लिए किसी नहीं एक के होगा? लिए पिलस नहीं होगा। अच्छा ओके। ये क्लियर होगी लॉजिक? वरना हम जो सेम रन कर रहे होते हैं वो वो तो हम आगे पीएलएस। मल्टीवेरिएट में आते हैं ना, अभी आते हैं इसके अंदर, ये देखें सैम आ ओके गया ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है ठीक है तो ठीक है। बाईवेरिएट को क्लोज करूं। बिल्कुल करें। अब इमेजिन करें आपने तमाम बाईवेरिएट मॉडल सीख लिए, अब आप किस में आएंगे? मल्टीवेरिएट में। अच्छा एक चीज और, जी। बाईवेरिएंट मॉडल के अंदर मल्टीपल रिग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ नहीं, बाईवेरिएंट ही ना? नहीं वो नहीं। बाईवेरिएट में नहीं है, वो मल्टीवेरिएट में आएगा, क्योंकि दो से ज्यादा अ, वेरिएबल हो जाएंगे ना, 3-4 हो जाएंगे। लेकिन मल्टीवेरिएंट में फिर तो हम मल्टीपल रिग्रेशन एसपीएसएस पे भी रन कर रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? एसपीएसएस में बहुत सारे मॉडल मल्टीवेरिएट के हैं। बस ठीक है, सही है। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। बहुत सारे हैं। चलें आगे। ठीक है आगे बढ़ेंगे। अब मल्टीवेरिएट में दो से ज्यादा वेरिएबल हो गए। अब आपने नोट किया था मैंने यूनिवेरिएट को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशनल में, फिर मैंने बाईवेरिएट को डिवाइड किया था बाई पैरामेट्रिक में, नॉन पैरामेट्रिक में। मल्टीवेरिएट को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का। नहीं, सामने लिखा तो होगा नहीं। आपके सामने स्लाइड्स में। एक मिनट एक मिनट। डिपेंडेंसी बेस्ड टेक्निक, इंटरडिपेंडेंसी बेस्ड टेक्निक। इंटरडिपेंडेंसी ठीक है, आई मिस दैट, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीवेरिएट आपके 4 महीने लेगा। ठीक है। सिर्फ मार्केटिंग और क्रॉस सेक्शनल की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपको हम्म। डिटेल में पढ़ाए ना, अच्छे से पढ़ाए और रोज पढ़ाए, हम्म। तब भी आपको 4 महीने लेगा। क्यों? अगर आप सिर्फ पहले किसी एक का नाम ले, पहले मैं उसको पहले डिपेंडेंसी को डिस्कस करूँ, इंटरडिपेंडेंसी को डिस्कस करूँ? डिपेंडेंसी को करना है। डिपेंडेंसी में आपके कई 100 मॉडल आ जाएंगे। मैंने अभी यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखा, प्रॉफिट नहीं लिखा, टॉपिक नहीं लिखा, ऑर्डिनल रिग्रेशन नहीं लिखा, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। इसमें मैंने मोटा मोटा लीनियर रिग्रेशन लिखा और स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग लिखा है। अब दोनों में फर्क क्या है? आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेशनलाइजेशन। तो टेक्निकली लीनियर बिल्कुल रिग्रेशन ऑब्जर्व वेरिएबल के लिए और स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग अनऑब्जर्व वेरिएबल के लिए। ठीक है। अब बिल्कुल इशू ठीक ये, है। ऑब्जर्व वेरिएबल के लिए और भी बहुत सारे मॉडल है, तो आपको तमाम डिपेंडेंसी बेस्ड मॉडल सीखने पड़ते, सब में डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कब करना है, आपको पता होना चाहिए लॉजिस्टिक कब करना है, कैनोनिकल कोरिलेशन कब करना है, बहुत सारे मॉडल हैं। ये सीखते सीखते, अच्छा मजे की बात है, जो क्यूटीए का कोर्स है उसके अंदर 5 मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं डिपेंडेंसी के। उसमें डिस्क्रिमिनेंट भी पढ़ाया जाता है, लॉजिक भी पढ़ाया जाता है, जनरल लीनियर मॉडल भी पढ़ाया जाता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि 4 महीने का टाइम होता है तो 4 महीने में सिर्फ 5 मॉडल्स करवाए जाते हैं। इसमें कई 100 मॉडल्स हैं। अब वही बात जो मैंने लास्ट टाइम आपसे क्लास में कही थी कि सुपरवाइजर बच्चे को रिकमेंड कर देगा कि तुम ये स्पेसिफिक सीखो, बाकी सीखने की जरूरत नहीं है।
दूसरे मॉडल्स का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की बात कर रहे हैं आप? ये दोनों डिपेंडेंसी में हो गए ना? इसी में हो गए, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी फैक्टर एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंसी क्लस्टर में फैक्टर एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस के अलावा भी बहुत कुछ है। एनालिसिस। अब ये देखें, ठीक। हमारे यहाँ मार्केटिंग में ना किसी ने कभी फैक्टर एनालिसिस, आपको पता खुद ईएफए सीएफए में डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल फैक्टर बिल्कुल एनालिसिस ऐसे को ही आप है। दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, एक हो गया ईएफए, दूसरा हो गया सीएफए। एसपीएसएस बिल्कुल में ऐसे ही है। सिर्फ ईएफए दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, हम्म। मजे की बात है, ईएफए खुद डिवाइड होता है पीसीए में और कॉमन में, ये देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल सारे मेथड सिर्फ ईएफए के हैं, इन सब में फर्क है। अब आपको सही है। सीखना पड़ता है प्रिंसिपल कंपोनेंट कब लगता है, अनवेटेड कब लगता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन कब लगता है। हमारे यहाँ ना हर कोई बिल्टन यूज कर रहा है। बिल्टन का मतलब ये है कि जो बिल्टन, अच्छा बिल्टन ऑप्शन लगा हुआ है पीसीए पे, ठीक है? अगर आप इसको यही से चूज करना है, नहीं करेंगे बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली पीसीए रन हो जाएगा। वैसे मेरा इसका एक आर्टिकल पब्लिश है कि पीसीए और फैक्टर एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है। तो लिटरेचर बड़ा पड़ा हुआ है इस बात से कि फैक्टर एनालिसिस डिफरेंट चीज है, पीसीए डिफरेंट चीज है। हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या है, बोल फैक्टर एनालिसिस रहा होगा, परफॉर्म पीसीए कर रहा होगा। तो अगर आप सिर्फ फैक्टर एनालिसिस में जाएंगे तो फैक्टर एनालिसिस कम से कम आपको 2 महीने पिएगा, क्योंकि आप डिफरेंट तरीके के ईएफए सीखेंगे। फिर आप सीएफए में आएंगे, फिर सीएफए में आपको पढ़ाया जाएगा कोवेरिएंस सीएफए क्या होता है, आप अमोस पे सीएफए कैसे परफॉर्म करेंगे, फिर आपको बताया जाएगा स्मार्ट पीएलएस पे सीएफए कैसे परफॉर्म करेंगे, फिर आपको बताएगा फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है। तो सीएफए बहुत तंग करेगा। तो इस फैक्टर एनालिसिस सीखते सीखते 2-3 महीने लग जाते लोगों को। फिर अगला है क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस की अपनी बहुत सारी टाइप्स हैं। क्लस्टर में फिर के मीन आ जाता है, टू स्टेप आ जाता है, हिराचिकल आ जाता है, बहुत टाइप के आ जाते हैं। एसपीएसएस में दिए हुए, खैर ये देख रहे हैं आप, के मीन, जी जी। हिराचिकल, क्लस्टर सारे दिए हुए हैं। अच्छा, मजे की एक बात क्या है, बाकी मॉडल्स की साइड पे किसी का ना ध्यान ही नहीं जा रहा। ये डायरेक्ट मार्केटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको? मुझे तो इस वक्त आपकी ये एसपीएस शीट नजर आ रही है। ये मैंने ऊपर अब डायरेक्ट नजर आ मार्केटिंग रही के है, ऑप्शन अब पे नजर क्लिक आ रही किया। है। जी ये जी देखिए जी टॉप जी। पे एनालाइज के साथ दिया हुआ है ना, दिखा आपको? मुझे डायरेक्ट मार्केटिंग की विंडो एनालिसिस नजर आ के रही है। साथ, हाँ देखिए, मैंने जैसे विंडो पे क्लिक किया पॉपअप विंडो आ गई, राइट? ठीक। ठीक है ठीक है। आपने नोट किया हुआ, हमारे यहाँ कोई ये यूज ही नहीं कर रहा। हमारे यहाँ कोई प्रोफाइलिंग करता है नहीं, कोई पैकेजिंग चेक करता है नहीं, कोई सेगमेंटेशन करता है नहीं। अब तक उनको सुबह शाम दिन रात ये मॉडल यूज करना चाहिए। तो मैंने देखा ही नहीं कि कोई बच्चा क्लस्टर एनालिसिस की बेस पे अपनी रिसर्च प्लान कर रहा हो, जो सेगमेंटेशन की बेस पे प्लान कर रहा हो, पैकेजिंग की बेस पे प्लान कर रहा हो, समझ रहे हैं? हद तक उसको तो सुबह शाम दिन रात ये मॉडल यूज करने चाहिए, आते ही नहीं उसको, उसने नाम भी नहीं सुने होते। तो फिर हम क्या बिल्कुल करते हैं, ये तमाम मॉडल सिखाना शुरू करेंगे, कॉन्जॉइंट एनालिसिस सिखाना शुरू करेंगे, मल्टी डायमेंशन स्केलिंग सिखाना शुरू करेंगे, ताकि परसेप्चुअल मैपिंग की साइड पे हो जाए। तो मार्केटिंग वाला ये तमाम मॉडल सीखेगा। लॉजिक क्लियर हो गई? बिल्कुल ठीक है। तो जब भी आप कोई मल्टीवेरिएट मॉडल सीखेंगे तो पहला सवाल आप उससे ये पूछेंगे, बताओ ये डिपेंडेंसी में आता है या इंटरडिपेंडेंसी में आता है, फर्दर फिर इसका ब्रेकअप करेंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, ये मुझे सर एक जी। और है मेरा कि ये जो कराया जाता है, क्या ये ठीक है या क्राइटेरिया या गलत है कि क्लस्टर एनालिसिस इज ऑलवेज यूज्ड जब द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन 30, एंड व्हेन द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बिकम मोर देन 30 तो फैक्टर एनालिसिस यूज होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का ये फर्क। ये ये टीचर्स बता रहे होते हैं क्लासेस में, कोई फर्क नहीं पीएचडी पड़ता, की तरफ। हम लोग भी हजार बातें गलत कर देते हैं, खैर है, ठीक नॉर्मल है, है। क्योंकि ये उन्होंने डिफरेंस बताया था कि क्लस्टर नहीं कब मैं यूज आपको होता है और नहीं, आपको मैं कब मजे यूज की बात बताता हूँ, आपने टॉप क्योंकि टाइम कम है, मैंने ये पे छेड़ना नहीं, इसलिए कि आपने बात की है, मैं कर लेता हूँ। ईएफए में दो टाइप के ईएफए होता है, एक होता है क्यू टाइप ईएफए, एक होता है आर टाइप फैक्टर, एक होता है रॉ वाइज, एक होता है कॉलम वाइज, ठीक है? अब हम लोग जो ईएफए पढ़ते हैं ना, वो कॉलम को ग्रुप में डालता है, हम लोग रॉ वाला ग्रुप में पढ़ते ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई? मैं आपको बिल्कुल डेटा ऐसा ही फाइल भी है दिखा जी। देता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ना फैक्टर बनाते हैं वेरिएबल्स के, आप लोग रॉस में फैक्टर नहीं लगाते हैं। अच्छा, क्लस्टर में भी दोनों ऑप्शन होते हैं, कॉलम वाइज चलना है, रॉ वाइज चलना है, ठीक है? हम रॉ वाइज के लिए क्लस्टर यूज कर लेते हैं, कॉलम वाइज के लिए फैक्टर यूज कर लेते हैं। फर्क ये है, फैक्टर एनालिसिस कोरिलेशन को यूज कर रहा होता है, जो क्लस्टर एनालिसिस है वो डिस्टेंसेस को यूज कर रहा होता है। लोगोथर्म में फर्क है दोनों का। वो जब आप बाई वेट मॉडल पढ़ेंगे ना, जब जहाँ पे बाई वेट जो आपको पढ़ाएगा 2-3 महीने आपके गुजारेगा, तो बाई वेट में जब आप कोरिलेशंस पढ़ेंगे, को वेरिएंसेस पढ़ेंगे, पार्शियल कोरिलेशन क्या होती है, स्पेयरमैन कोरिलेशन क्या होती है, तो आपको ये फैक्टर का मतलब समझ में आ जाएगा। अभी ये फैक्टर का मतलब आपको इसलिए क्लियर नहीं होता है क्योंकि आपने बाई वेट मॉडल डिटेल में नहीं पढ़े हुए, वो सब इसका प्री रैक है। लेकिन जो हमने लेक्चर के शुरू में डिसाइड किया था ना, हम एक ऑर्डर फॉलो करेंगे, एक पूरा रोड मैप बनाएंगे। तो अगर आप बाई वेट मॉडल से होते हुए आएंगे ना, तो यहाँ पे समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक, समझ गई बात को। ठीक है। तो वहां पे जब आपने बाइब्रेट, अच्छा आपको पता कोरिलेशन की कुछ 6 से 8 टाइप्स हैं। हमारे यहाँ कोरिलेशन सिर्फ पीएसएन पढ़ा दी जाती है। पीएसएन है, कैंडल है, स्पेयरमैन है, कैनोनिकल है, बिजल है, पॉइंट बिजल कोरिलेशन है, बहुत सारी कोरिलेशन होती है। तो जब वो बाइब्रेट मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं वो तमाम के तमाम डिस्कस किए जाएंगे। तो फिर जब आप फैक्टर एनालिसिस पे आते हो तो आपको समझ में आता है कि ओके फाइन, ये चीज ऐसे यूज हो रही है, ये चीज ऐसे यूज हो रही है, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो 30 केसेस वाली बात आपने की, इसकी कोई सेंस लॉजिक नहीं है। मतलब मैं कोई ना, क्या कहते हैं उसको, कोई फेक साइटेशन भी इस बात की नहीं होगी। ये, मतलब और ये मैंने आपको बहुत वैलिड में पीएचडी की क्लास में एक टीचर ने ये बात क्राइटेरिया बताया था, ये मैं वो बता रही नहीं, हूँ आपको। मतलब कोई सेंस ही नहीं बनती। मतलब ये समझ लें कि अगर ये कोई दीनी मसला होता ना तो इस पर कुफर का फतवा लगता। क्योंकि ऐसी कोई, ओके। हाँ क्योंकि अगर दीनी मसला होता तो उसकी वजह एक होती है ना फेक साइटेशन, थर्ड मतलब एक घटिया जर्नल की साइटेशन, वो भी नहीं रख सकती। आप ये प्रेडेटरी बात जर्नल कैसे, की साइटेशन। नहीं हो सकती, उसकी वजह बताता हूँ। हाँ ये आर्गुमेंट किया जा सकता है कि अगर आप फैक्टर एनालिसिस में रॉ वाइज फैक्टर रन करना चाह रहे हो और यही ऑप्शन आपको क्लस्टर एनालिसिस भी दे रहा है, यही ऑप्शन आपको फैक्टर दे रहा है, तो आप दोनों में सिलेक्शन कैसे करेंगे। उसमें ये बहस की जा सकती है कि फैक्टर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि पर वेरिएबल मिनिमम 5 केसेस हो। ये बात समझ रहे हैं। ये तो जी, ये तो सुनी हुई है बिल्कुल। आइडियल होता है 15, मिनिमम होता है 5। अब इमेजिन करें आपको 10 वेरिएबल है तो आपको 50 केसेस तो चाहिए ना। फिर वही बिल्कुल। आर्गुमेंट ला सकते हैं कि आपका सैंपल साइज कम है तो फैक्टर के रिजल्ट इतने रिलायबल नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल ये होता है, हम तो फैक्टर रन नहीं कॉलम्स के लिए कर रहे हैं, हम तो फैक्टर रॉस के लिए रन ही नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं। बिल्कुल समझ गई, वो अलग बिल्कुल। बहस है, वो फैक्टर में बहुत लंबी बहस हो जाएगी। अच्छा कि क्या है, उसको हम फिलहाल डिस्कस करूँ। जी। डिपेंडेंसी बेस्ड और इंटरडिपेंडेंसी बेस्ड। अच्छा ये बिल्कुल मल्टीवेट आप। सीखने में ना आपको तकरीबन 4 6 8 महीने लग सकते हैं। तो टेक्निकली आप शुरू से काउंट करें ना तो ये 1.5 2 साल का पूरा प्रोसेस है। अगर आपको लगता है आप एएसएम का एक कोर्स पढ़ेंगे सब कुछ सीख जाएंगे, नहीं पॉसिबल। अच्छा इस सारा आखिरी में रह गए, ये फिर मीटिंग आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। बल्कि मैं अभी एंड कर देता हूँ, दोबारा से ज्वाइन कर लें। ठीक है, ठीक है। ओके जी। हम्म। हेलो। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी। तो पॉइंट ये था, अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आपने कहा सबसे पहले मैंने मिसिंग वैल्यू डेटा एनालिसिस सीखा, ठीक है। उसके बाद मैंने तमाम यूनिवेट मॉडल सीखे, फिर मैंने बाईवेट मॉडल सीखे, फिर मैंने मल्टीवेट से। अच्छा ये जो सैम है ना, इसके लिए आपको स्मार्ट पीएलएस की जरूरत पड़ जाएगी। सैम के थ्रू आप मीडिएशन एनालिसिस, मॉडरेशन एनालिसिस, डिफरेंट टाइप के मीडिएशन, पैरेलल मीडिएशन, सही है, और मॉडरेटेड मीडिएशन, मीडिएटेड मॉडरेशन, ये सब कुछ सैम में कवर होगा। मजे की बात यह है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूरा 4 महीने का कोर्स पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चर क्वेरी मॉडलिंग के नाम से, पूरी पूरी किताबें हैं, ठीक है। जिसमें 4 4 महीने 8 8 महीने सिर्फ सैम पढ़ाया जाता है। तो आप अगर सारे काम छोड़ के सिर्फ स्ट्रक्चर क्वेरी मॉडलिंग भी पढ़ने में जाएंगे तो कम से कम 4 से 8 महीने में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इरफान हमीद के बड़े भाई का नाम आई थिंक डॉक्टर इमरान हमीद था। जब वो फर्स्ट टाइम आए थे ना पढ़ा रहे थे तो उनकी क्लास में मिर्जा अमीन उन्हीं की क्लास में था। मिर्जा अमीन, सनिया, कल्पना और सलमान अब्बासी और राकेश, 5 लोगों का गैप था। तो सर ने पूरा सेमेस्टर सेम ही पढ़ाया था मोस के अंदर। ओके। मतलब वो 15 क्लासेस तक मोस में मीडिएशन, मॉडरेशन, सीएफए, सैम, ये सब होता रहता। और क्योंकि वो बहुत पहले की बात है, आई थिंक 2012 13 की बात है, उस जमाने में उनके लिए चीजें बहुत नई थी कि यार ये क्या चीजें आई है, अमोस क्या है, मीडिएशन मॉडरेशन क्या है, ये सारी चीजें क्या है। तो पूरे 4 महीने सिर्फ सैम सैम चला था। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब अमोस के रिजल्ट्स की बेस पे आर्टिकल ओके नहीं हो रहे। वो एक लंबी बिल्कुल बहस है, कोवेरियंस बेस्ड मॉडल क्या होता है, पार्शियल स्क्वायर बेस्ड मॉडल क्या होता है। फिलहाल डिस्कशन करने वाली बात यह है, सैम सीखने के लिए भी आपको 4 महीने लग जाते हैं अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहें।
दूसरी बात जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में की थी वो ये कि हम 2 ढाई घंटे में भी करवा सकते हैं, इतना कि सामने वाले का आर्टिकल ओके हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ये यूनी बाय मल्टाई की सारी बहस क्लियर हो गई। बिल्कुल क्लियर हो गई। इसमें से कोई क्वेश्चन है, पूछें। अच्छा, नहीं नहीं, इसमें कुछ आपने नहीं कितने क्लियर। सॉफ्टवेयर सीखने थे? 2 सॉफ्टवेयर सीखे, एसपीएसएस सीखा और? मैंने ई में ई व्यूज पे काम किया हुआ है, एमॉस पे काम नहीं नहीं, किया अभी हुआ है। ईव्यूज पे आते नहीं, नहीं मेरा, आपको मल्टी क्रॉस सेक्शनल के लिए कितने सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत पड़ रही है? क्रॉस सेक्शनल के लिए तो एसपीएसएस विल बी इनफ। और नहीं नहीं, दूसरा बहुत हद तक। सैम कैसे एमॉस करेंगे आप? बस। स्मार्ट पीएलएस, एसपीएसएस स्मार्ट पीएलएस डन। टीएलएस बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपने मीडिएशन मॉडरेशन करना होगा, अनऑब्जर्व वेरिएबल्स पे रिग्रेशन रन करना होगा, वैलिडिटीज रिलायबिलिटीज करनी होगी, उन सब के लिए सैम चाहिए होगा, स्मार्ट पीएलएस चाहिए होगा। ठीक है। अच्छा, मीडिएशन का जो टेस्ट है वो तो एमॉस पे भी बड़ी आसानी से हो जाता है, सब पे हो बूटस्ट्रैपिंग। जाता है, वो तो एसपीएसएस से भी हो जाता है। एसपीएसएस पे मॉडरेशन ज्यादातर लोग सब रन हो कर रहे हैं। जाता है, नहीं नहीं, मीडिएशन मॉडरेशन सब हो जाता है, प्रोसेस का पूरा एड ऑन ठीक ऐड है। हुआ हुआ है, सब कुछ हो जाता है। मगर कॉम्प्लेक्स है, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स भी ज्यादा हैं। लेकिन जिसको अगर आप मैनुअल आता है ना, जैसे मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, जिसको पीछे थ्योरी पता है ना वो बड़ी आसानी से कर लेता है, 2 से 3 दफा रन करना पड़ता है। जैसे देखें, जो बात मैंने आपको एक्सेल में समझाई थी ना, अब ये देखें, ये एक्सेल मैंने दिखाया था, उस वक्त मुझे नहीं पता था, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये देखें मैंने इक्वल टू दबाया, अब मैंने AVG सब दबाया, ब्रैकेट ओपन किया, ये बात मैं आपको समझा रहा था, मुझे 10 क्लिक करने पड़ेंगे। पीएलएस का फायदा ये, जो मीडिएशन मॉडरेशन आपने 15 20 क्लिक पे करनी थी, वहां पे 2 4 क्लिक पे हो जाएगी, समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे, और दो बिल्कुल चार ऐसे क्लिक ही। में गलती के चांसेस कम हो जाते हैं ना फिर। डन। ठीक है, समझ आ गई तो बात। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई बच्चा आएगा तो पहले शुरू में आप उसको कहेंगे बेटा एसपीएसएस की डेटा फाइल बनाना सीखो, डेटा एंट्री करना सीखो, मिसिंग वैल्यू डेटा एनालिसिस सीखो, यूनिवेरिएट मॉडल सीखो, मिस और उसके बाद बाईवेरिएट मॉडल सीखो, फिर आप उसे मल्टीवेरिएट पे ले आएंगे, फिर आप उसे कहेंगे स्मार्ट पीएलएस करें, फिर आप उसे कहेंगे बेटा तुम्हें क्रॉस सेक्शन में पीएचडी करना, तुम्हारे लिए सब कुछ काफी है। आगे चलें। जी बिल्कुल। अब आ गया फाइनेंस का बंदा। ठीक है। फाइनेंस वालों के लिए मैंने सॉफ्टवेयर क्या लिखे हैं? ई व्यूज एंड स्टाटा। परफेक्ट है, उनको कोई लेना देना नहीं है एसपीएसएस से, ठीक है ना बिल्कुल। सीखें, कोई फर्क नहीं। अब सवाल ये था क्यों ना सीखें, अब पॉइंट समझिएगा। जो काम ई व्यूज जैसे लीनियर रिग्रेशन ई व्यूज पे ज्यादा अच्छा होता है, एसपीएसएस में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि फाइनेंस वालों को लीनियर रिग्रेशन के एजम्पशंस को टेस्ट करना होता है, एसपीएसएस में उसको टेस्ट करने के लिए 5 6 8 10 क्लिक करने पड़ जाते हैं, जबकि ई व्यूज में वो सारा काम 1 क्लिक पे हो जाएगा। ठीक है। तो जो बात हमने पहले की थी, तो हम कहेंगे टाइम सीरीज के मॉडल रन करने के लिए, लॉन्गिट्यूडनल डेटा के मॉडल रन करने के लिए ई व्यूज स्टेटा बेटर है, एसपीएसएस वगैरह बेटर नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट करें, ये टाइम सीरीज मॉडल होते क्या हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अब टाइम सीरीज मॉडल का सबसे बड़ा मसला ये, टाइम सीरीज का जो लिटरेचर, इसकी अपनी वोकैब है, इसमें 80% वर्ड जो मैं यूज करूंगा आपको समझ ही नहीं आएंगे। ये बात समझ रहे हैं? तो ये जी फाइनेंस बिल्कुल। वालों का बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा, एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, जिसने फाइनेंस में टाइम लगाया है और फाइनेंस के तमाम मॉडल सीख लिए, उसके लिए क्रॉस सेक्शनल मॉडल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसने क्रॉस सेक्शन मॉडल सीखे, वो जब फाइनेंस में जाता है उसको बड़ी मुश्किल फेस होती है, क्योंकि हर 2 लाइन के बाद कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जो उसकी समझ ही नहीं आएगा वो कह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये ठीक है। मतलब समझ रहे हैं? इसमें आपको बहुत कुछ मिले, सिस्टमैटिक होता है, क्लिनिकल होता है, रैंडम वॉक, ये वो फलां शाला। अब आते हैं फाइनेंस में, एक बंदा डेटा एनालिसिस सीखना चाह रहा है, वो क्या करे? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो एसपीएसएस पे डेटा फाइल बनाना सीखे या ईव्यूज पे डेटा फाइल बनाना सीखे? अगर वो एक्सेल पे डेटा फाइल, वैसे एसपीएसएस पे डेटा फाइल डायरेक्टली ई व्यूज पे ओपन हो जाती है। लेकिन बेहतर वो तो फिर एसपीएसएस में डालेगा, उसको सेव करेगा, वहां पे ओपन करेगा, लेकिन एक मैनुअल डेटा होता है जो ईव्यूज पे बड़ी आसानी से हो जाता है, एसपीएसएस पे नहीं होता इतनी आसानी से। बेहतर वो ईव्यूज पे ही सीखे। ठीक है। ठीक है बिल्कुल, लेकिन अच्छा, एक हमें दूसरी जो स्टेटमेंट, वैसे कराया हुआ था, डॉक्टर आजम ने करा था, वो तो वो सेव एज कर एसपीएस देते हैं, ई व्यूज मुझे पे। अंदाजा है वो बिल्कुल। सेव एज, वो तो आप किसी भी, वो तो एक्सेल से भी आप कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये, जब आपने एक सॉफ्टवेयर सीखना है शुरू से, तो आप वो सीखना जो आपने आगे यूज करना है, आप इतना लंबा प्रोसेस क्यों फॉलो करवा रहे हैं? वो बिल्कुल बना ही ठीक है। टाइम सीरीज पैनल के लिए, तो आप उसको यूज करें। ठीक है। बिल्कुल एक ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट सुने, अगर आपको स्टेटा अच्छे से आता है, फिर आपको ईवीज यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ये क्लियर है? ठीक है, समझ मैं आ गई बात। ईवीज दिखाता हूँ आपको। ई व्यूज पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, मैं टास्क एक में ही फाइल किया ओपन हुआ है। कर देता हूँ। अब ये देखिएगा, ईवीज का एक बहुत बड़ा फायदा जानते हैं क्या है?
अब मिसाल के तौर पे, अभी खैर क्योंकि मैं तो आर्ट पे काम करता हूँ, मुझे इन तमाम चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ रही होती कि मैं सारा कुछ इन पे करूँ, लेकिन मैं आपको कोई मजे की चीज़ दिखाता हूँ। अब मिसाल यार के एक तौर, वर्कशॉप आर की भी कर लें। सॉरी, एक वर्कशॉप आर की भी होनी चाहिए। मैं इस पे आता हूँ आर्ट पे भी। एज करके मैं एज अ इक्वेशन पे आ गया। अब जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन रन किया, अब ये देखें, एसपीएस में तीन टेबल आते हैं, एक मॉडल समरी का, एक अनोवा का, एक कोफिशिएंट का, राइट। जी बिल्कुल। आप नोट करें, इसने सारे रिजल्ट एक ही टेबल में दे दिए। अच्छा, मजे की बात जानते क्या है, ये इसने कोफिशिएंट दे दिया, नीचे इसने अनोवा का टेबल दे दिया, वहीं पे आर स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे इसने ऑटो कोरिलेशन के रिजल्ट तमाम दे दिए। आगे मजे की बात देखें, ये व्यू का ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसने रैमसे टेस्ट, चाउ ब्रेक पॉइंट टेस्ट, हेटेरोसेडाक्सिटी टेस्ट, मल्टी कोलिनियरिटी टेस्ट, सारे टेस्ट इसने यहाँ पे सिंगल क्लिक पे दे दिए हैं। एसपीएसएस में आपको लग पता जाए कैलकुलेट करते वक्त। बिल्कुल बिल्कुल पहले ऐसे ही। आप रेजिडुअल को सेव करते हैं, फिर रेजिडुअल को आप एनालाइज डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोर में जाके नॉर्मेलिटी चेक करते हैं कॉल्मो ग्रुप के थ्रू, फिर आप ब्रूच पैटर्न टेस्ट का मैक्रो रन करते हैं। एक एक एजम्पशन टेस्ट करने के लिए आपको लग पता जाता है। यहाँ पे आप ओएलएस की तमाम एजम्पशन क्लिक करेंगे एक सिंगल क्लिक के ऊपर, और बाद में अगर आपका टाइम सीरीज विद मॉडल उसमें हमारा स्ट्रक्चर चेक करना है, बहुत सारी चीजें हैं, रेजिडुअल के ग्राफ बनाने सिंगल क्लिक पे। तो बेसिकली जो टाइम सीरीज का रिग्रेशन है, जो एसपीएसएस में आपने 2, 2.5, 3, 4 घंटे लगा के करना था, यहाँ पे जल्दी हो जाए। खैर 2 घंटे तो मैं ज्यादा बोल दिया। एसपीएसएस में जो काम 15 मिनट में होगा वो यहाँ पे 1 मिनट में होगा, तो यहाँ पे ना करें हम लोग। बिल्कुल। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गई। जी जी बिल्कुल। अगली स्टेटमेंट मैंने ये दिया, अगर आपको कुछ स्टेटा आता है तो फिर आपको ईवी सीखने की भी नीड नहीं है, क्योंकि स्टेटा में तमाम ऑप्शन ईव्यूज के अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन मसला ये, बहुत सारे लोगों को स्टेटा यूजर फ्रेंडली नहीं लगता। उसकी वजह बताता हूँ, देखें मैं लॉजिक समझाता हूँ। एज्यूम करें आपको सुबह शाम हिस्टोग्राम और पाई चार्ट यूज करना होता है, तो ये दो ग्राफ आपको यूज करने होते हैं। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दूं जिसके अंदर सिर्फ यही दो ग्राफ है, और एक सॉफ्टवेयर दूं जिसके अंदर 2,500 ग्राफ है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? तो सिर्फ दो हैं क्योंकि यूज ही हाँ, वो करना है। हाँ, 2,500 में आप कहेंगे टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मैं पाथ भी भूल जाती हूँ, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। लॉजिक समझ में आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टेटा में ये केस है। अब देखें, स्टेटा में मैं सिर्फ ग्राफ में ही जाऊंगा ना, ये देख रहे हैं। अब देखिए, अब मैं आपको फर्क दिखाता हूँ मोटा मोटा। आप एसपीएस और स्टेटा का फर्क चेक करेगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हुआ क्या है। ये मैं एनालाइज पे गया, ये मैं रेडिएशन पे गया, ये लीनियर दिया हुआ है, जी। दिया हुआ है ना लीनियर। बिल्कुल दिया हुआ है। अब रेडिएशन के अंदर उन्होंने 6-8 ऑप्शन दे दिए हैं। अब मैं जरा इस पे आऊँ ना, स्टेटा पे, ये देखें, ये लीनियर मॉडल दिया हुआ है। जी बिल्कुल। ये लीनियर के अंदर आगे डिटेल चेक करें आगे, और आगे मैं एक एक पे क्लिक करूंगा ना अदर्स पे, ये आगे फर्दर मॉडल दिए हुए हैं। एक लीनियर के अंदर आपको 150 ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बहुत बहुत एक्सटेंसिव है। हाँ, और इसलिए आप जब ग्राफ में जाएंगे तो पूछेगा कौन से वाले ग्राफ बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशनल ग्राफ बनाने हैं, टाइम सीरीज। कोई इसने 2,000 तो ग्राफ दिए हुए हैं, एसपीएसएस में 10-12 दिए हुए हैं। तो जो एक्सपर्ट लेवल के लोग होते हैं, जिनको मॉडलिंग बहुत पसंद है, उनको तो अच्छा लगता है इस तरह का सॉफ्टवेयर, लेकिन जो बेसिक वाले होते हैं वो कहते हैं भाई हमें तो चक्कर आते हैं, हमें तो कंफ्यूज होते हैं। तो नॉर्मली लोग ई व्यूज इसलिए यूज करते हैं, जो मोटे मोटे ऑप्शन है वो सामने दिए हुए हैं, बाकी ऑप्शन दिए हुए ही नहीं है। लॉजिक समझ रहे हैं? तो वो कहते बिल्कुल हैं भाई ऐसे। हमें कंफ्यूज, हम कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे। अपने सार के तौर पे देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखें, यहाँ पे आज दे दिया, को इंटीग्रेशन दे दिया, सेंसर ऑर्डर गिनती के 14-15 मॉडल दे दिए। इजी हो गया काम। मैं अगर इसकी यूजर गाइड पढ़ूंगा तो इस 15 मॉडल्स को पढ़ना कोई साइंस थोड़ी ना है, 2-2.5 महीने में खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं स्टेटा की यूजर गाइड पढ़ने बैठूंगा, 3 साल खत्म हो जाएंगे, वो गाइड खत्म नहीं होती, इतना कुछ है। बिल्कुल सही। तो जो एडवांस वाला बंदा है उसको स्टार्टअप पसंद आएगा, जो बेसिक यूजर होता है। अच्छा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको डॉक्टर आजम की क्लास याद हो ना एएसएम की, तो उसमें जब आप पैनल डेटा पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोग देखते थे फिक्स इफेक्ट या रैंडम इफेक्ट, हॉसमैन टेस्ट एक होता है, फिक्स रैंडम, फिक्स पूल, रैंडम पूल। तो उसमें आपको याद होगा, आप लोग फिक्स और रैंडम तो कंपेयर कर लेते थे, पर जब रैंडम पूल होता था उसका टेस्ट अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए आपने मैक्रो डाउनलोड किया था। वो टेस्ट डेटा में है। तो टेक्निकली जब आप ईव्यूज में करते हैं आपका 90% काम हो जाएगा, पर 10% मॉडल ऐसे जो आपको ईव्यूज में नहीं मिलेंगे। या तो आपको उसके एड ऑन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, या तो आपको स्टेटा पे आना पड़ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? जी जी बिल्कुल। तो फिर लोग कहते हैं शुरू से ही स्टेटा पे चलो, जब एंड में आना पड़ जाएगा, जब भी कोई एडवांस काम करना पड़ता है, हमें स्टेटा पे मूव करना पड़ जाता है, तो इससे बेहतर हम स्टेटा ही सीख लें। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी बिल्कुल समझ आ गई। तो अब जो फाइनेंस वाला स्टूडेंट है मेरा, तो मैं उसको स्टेटा पे लगाऊंगा, मैं उसको स्मार्ट पीएलएस पे,
वैलिडिटी टेस्ट क्या होता है, रिलायबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इसके ऊपर उसका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। अनोवा क्या होता है, मनोवा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या होता है, लॉजिस्टिक क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, सरासर उसका टाइम बर्बाद हो रहा है। हो सकता है 1,000 में से एक आधी रिसर्च में यूज हो जाए, पर उसे इन चीजों पे आना चाहिए। लॉजिक क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं वही यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये अब बेसिक टर्म्स है, मैं सोच रहा हूँ डिस्कस करूँ आपके साथ, ना करूँ? क्या करना चाहिए? अच्छा, जैसे आप जब क्वांटिटी क्रॉस सेक्शनल डेटा लेते थे ना, तो आप देखते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है नहीं करता, तो यहाँ पे डेटा होता है टाइम सीरीज। अच्छा, दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, टाइम सीरीज अलग है, पैनल डेटा अलग है। ठीक है, तो टाइम सीरीज के अंदर डिफरेंट हमें चीजें देखनी पड़ती है। डिफरेंट चीजों से क्या मुराद है? ट्रेंड देखने पड़ते हैं, सीजनैलिटी देखनी पड़ती है, क्लिनिकल देखना पड़ता है, साइक्लिकल सॉरी, और रेजिडुअल देखना पड़ता है, डिकम्पोजिशन करनी पड़ती है। तो बेसिकली टाइम सीरीज वाले को ना, जब भी कोई डेटा मिलता है तो उसको शुरू में ये तमाम चीजें सिखाई जाती है कि सीरीज में से अपने ट्रेंड कैसे देखना है। तो उनके अपने ग्राफ है। बात समझ, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। ये ग्राफ आपने एसपीएसएस में नहीं देखे होंगे। मिसाल के तौर पे एक ग्राफ है जिसे हम कहते हैं क्रुएलोग्राम। ये नाम सुना कभी आपने? फ्रैम नहीं, ये हमने यूज भी नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, हाँ करा हुआ है, करा हुआ है, क्रुएलो, करा हाँ, अच्छा, आपने डॉक्टर आदम से पढ़ा था, उन्होंने यूज कराया होगा करा आपको। हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो आई थिंक उन्होंने आपको टाइम सीरीज मॉडल पढ़ाए थे थोड़े बहुत। टाइम याद है सीरीज भी आपको? पढ़ाए थे, बॉक्स प्लॉट वगैरह भी सब कराया था। हाँ, बॉक्स, और उन्होंने पैनल डेटा भी कराया था आपको। ठीक है, अच्छा, मैं ग्राफ पे आ जाता हूँ। अच्छा, इनके ना बिल्कुल डिफरेंट है। अब एक सेकंड, पहले आपको यूनिट रूट टेस्ट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर इसको बुलाता हूँ। हाँ, चलें, कोएलोग्राम की तो मैं शक्ल दिखा दूँ आपको। ये नाम दिख रहा है आपको? ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना, अब ये डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन क्या है, एसी क्या है, पी, इनकी टर्मिनोलॉजी की डिफरेंस है। जो टाइम सीरीज वाला उसको पढ़ाया जाएगा ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, लैग क्या होता है, लीड क्या होता है, डिफरेंस लेना किसे कहते हैं, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, को इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। दुनिया ही अलग है। तो जब हम उनको डेटा एनालिसिस पढ़ाते हैं ना, तो शुरू में ये तकरीबन 70-80 टर्म्स है जो उनको क्लियर करनी पड़ती है। अच्छा, ये टर्म्स अगर क्लियर नहीं करवाएंगे उनको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा मसला, फाइनेंस वालों के मॉडलिंग में मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व है। स्टेटिस्टिक्स से ज्यादा हम्म, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो अगर उनको मैट्रिसेस, वेक्टर्स, ये मल्टीप्लाई करना और ये सारा लीनियर अलजेब्रा अच्छे से आता है, तो उनके लिए मॉडलिंग सीखना आसान हो जाएगा। ये लॉजिक क्लियर होती है आपको? जी जी बिल्कुल। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है क्रॉस सेक्शनल वालों के लिए, पर फाइनेंस वालों के लिए रिक्वायर्ड है। तो फाइनेंस वाला फिर इकोनॉमेट्रिक्स की किताब में जाएगा, उसकी बेसिक बेसिक टर्म्स उसको आनी चाहिए। चलें डिस्कस करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स मैंने नहीं लिखी, मोटी मोटी लिख दी है। पहले का नाम क्या लिखा हुआ है? टाइम स्टैम्प्स। अब जब हम लैग की बात करते हैं ना, जैसे मैंने आपसे कहा डेटा कलेक्ट करें, आपने कहा मैं पिछले 10 साल का डेटा कलेक्ट करके लाई हूँ, तो एक एक साल का फर्क है। बिल्कुल। अगर 10 महीने का होता तो कितना फर्क होता? एक एक महीने का होता, 10 वीक का भी हो सकता था, 10 दिन का भी हो सकता था। आपने नोट किया? अगर आप 10 साल का डेटा ला रही हो, तो जितना फर्क पहली और दूसरी ऑब्जर्वेशन में, उतना ही फर्क दूसरी और तीसरी ऑब्जर्वेशन में भी है। एक एक साल का फर्क है। इंटरवल सेम है ना? वैसे। हम्म। तो टाइम सीरीज में से सब डिस्कशन शुरू हो जाती है कि आपके पास ईयरली डेटा है, क्वार्टरली डेटा है, डेली डेटा है, मंथली डेटा है, ये सारी बातें शुरू हो जाती है। तो वो ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी बिल्कुल। ये सारी टेंशन हमें क्रॉस सेक्शनल में थोड़ी ना मिल रही थी। क्रॉस सेक्शनल में जब एक वेरिएबल था, हम ये सब थोड़ी ना देख रहे थे। हम तो रन टेस्ट लगाते थे रैंडमनेस चेक करने के लिए, रैंडम वेरिएबल है नहीं है। लेकिन इसमें ये तमाम टेंशन लेनी बिल्कुल पड़ेगी ऐसे है। कि डेटा का टाइम स्टैम्प क्या है, आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया है। अगली हेडिंग क्या है? टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर अब ये, एंड डेटा हाँ, कंपोनेंट्स। अब ये सारे ग्राफ आपको सीखने पड़ेंगे कि मैं चेक कैसे करूं कि डेटा में ट्रेंड है नहीं है, सीजनलिटी है नहीं है, साइक्लिकल इम्पैक्ट है नहीं है, रेजिडुअल है नहीं है। ये तमाम चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। इन सब के ग्राफ सीखने पड़ेंगे, इन सब के टेस्ट सीख। अच्छा, मजे की बात है कि उन्होंने डेटा एनालिसिस शुरू नहीं किया, ये सिर्फ डेटा की फिल्टरिंग हो रही है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या, अगला अगला वर्ड क्या है? ऑटो कॉरिलेशन। ऑटो कोलेशन का मतलब क्या है? अच्छा, मजे की बात, ये टाइम सीरीज चीज की अपनी वैरायटी है, ये क्रॉस सेक्शनल में नहीं मिलेगी। क्रॉस सेक्शनल में जब आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनकम, डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सपेंस, तो आप कहते हैं इनकम चेंज होगी तो एक्सपेंस चेंज होगा, राइट? तो इनकम का वेरिएबल अलग है, एक्सपेंस का वेरिएबल अलग है। डन?
बिल्कुल टाइम सीरीज में क्या होता है, एक ही वेरिएबल की करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास इन्फ्लेशन का वेरिएबल है, तो 2011 की इन्फ्लेशन क्या 2010 पे डिपेंड कर रही है? हाँ। बिल्कुल। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूं, या आप वो कर सकते हैं, इमेजिन कर, या ड्रॉ कर दूं? अब मुझे माने, समझ आ रहा है वैसे। अब माने जैसे सेल्स का वेरिएबल है, ठीक है, और ये मैं कर देता हूँ 10 तारीख की सेल, 11 की सेल, 12 की सेल, ये मैं डेट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 11 तारीख की सेल डिपेंड करती है ना 10 को क्या हुई थी। शॉप आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगी, आहिस्ते आहिस्ते सेल बढ़ेगी, ये बात समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आज की बिल्कुल। सेल डिपेंड करती है कल की सेल पे, तो टेक्निकली हो क्या रहा है टाइम सीरीज में, करंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। इस रमजान की सेल डिपेंड कर रही है पुराने रमजान के ऊपर। क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक ये है। सारी चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ती है कि ऑटो कोरिलेशन कितनी है, किस लैग पे आई है, सीजनल ऑटो कोरिलेशन है, ईयरली ऑटो कोरिलेशन है, फर्स्ट लैग पे आई, सेकंड लैग पे, बहुत लंबा कंसेप्ट है। ये आपको भी एसी पीएसी दिखा था ना कहीं पे, मैंने कहीं पे बनाया था एसी पीएसी, दिखाता हूँ अभी कहीं पे ना, हमने डिस्कस किया था एसी ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन। जी, ये दिखा आपको, एसी दिखा, ऑटो कोरिलेशन, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन। जी बिल्कुल। अब ये देखें, इसने 32 लैग लिए हुए हैं, 32 लैग। 32 लैग का मतलब जानते क्या है? मतलब वो ये देख रहा है आज की वैल्यू कल पे डिपेंड कर रही है, परसों पे डिपेंड कर रही है, अगर डेली डेटा है 32 तक गया है ये। एसपीएसएस होता तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ना हो पाता। ये बात समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अब ये टाइम सीरीज के लिए इतना जबरदस्त है, एसपीएसएस में बहुत जो लंबा चौड़ा काम है ये सब ऑटोमेटिकली कर देता है। मैं इसलिए टर्म यूज नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज होंगी, क्योंकि आपको पता नहीं अभी ये पार्शियल ऑटो कोलिशन होता है क्या है, ऑटो कोलिशन क्या होता है, यूनिट रूट टेस्ट क्या होता है, ऑगमेंटेड डिकी फ्लूइड क्या होता है, ये तमाम टेस्ट है, इनकी बिल्कुल डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो टेक्निकली ये जब मैं सीरीज का एनालिसिस करूंगा ना, तो बच्चों को ये तमाम चीजों का अंदाजा होना चाहिए। ऑटो कोलिशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगली हेडिंग क्या है? जी, ऑटो कॉरिलेशन वैसे डॉक्टर आजम ने भी कराया था, और आपको सर ये ने उन्होंने डर्बन वॉटसन ईवीयूज में टेस्ट कराया। पढ़ाया होगा, और सर ने कहा होगा जी डर्बन जी, वॉटसन डर्बन टेस्ट की वाटसन। वैल्यू 2 बिल्कुल होगी। बिल्कुल। आपको बड़े मजे की बात बताऊं, इसके लिए एक टेक्निकल पॉइंट, डर्बन वॉटसन सिर्फ फर्स्ट लैग पे चेक करता है। ये बात समझ में आई आपको? ये बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता। अब रिपीट करें वापस, डर्बन वाटसन। सिर्फ फर्स्ट लेग पे ऑटो कोरिलेशन चेक करता है। हजारों लोगों, मिसाल के तौर पे माने आपकी आज की वैल्यू कल पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये ऑटो कोरिलेशन है नहीं है? है ना? बिल्कुल है। आपकी आज की वैल्यू परसों पे डिपेंड करती है, ये ऑटो कोरिलेशन है नहीं है? है। है, बिल्कुल है। ये डर्बन वॉटसन चेक ही नहीं कर पाएगा। ओके, अच्छा। डर्बन वॉटसन सिर्फ पिछली चेक कर पाता है। अब यही मसला होता है, लोग थर्ड लेग पे भी हो सकती है, फोर्थ पे हो सकती है, फिफ्थ पे हो सकती है, सिक्स पे हो सकती है, सेवन पे हो सकती है, लाखों में, समझ रहे हैं, 32 तक जा सकता है। तो बहुत सारे लोग डर्बन वॉटसन, अच्छा मजे की बात जानते हैं क्या है? अच्छा अच्छा, आपने याद दिलाया, एसपीएसएस में भी डर्बन वॉटसन का ऑप्शन है। दिखाता हूँ आपको, हम एनालाइज रिव्यूज पे ही रिलेशन देखा था। लीनियर, लेकिन एसपीएसएस में भी आ गया, ये देखें, आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं डर्बन वॉटसन, ये देखा डर्बन वॉटसन दिखा आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मसला ये है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फर्स्ट लेग पे कौन देखता है, सेकंड पे कौन, 32 लेग तक हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो समरी ये है कि क्या है, आप मूव करते आगे, वरना इसकी डिस्कशन लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर एक पार्शियल ऑटो कोरिलेशन होगा। इस ग्राफ से हमें वैसे अंदाजा हो जाता है। ये ग्राफ जब हमें बनना सिखाते हैं ना, तो इसमें ये बात बताई जाती है, जो बाहर जा रहा है ना, देखें किस लाइन को क्रॉस कर रहा है। खैर फिलहाल हमारा पर्पज ये नहीं है, हमारा पर्पज ये है कि जो बच्चा फाइनेंस का, उसको ये तमाम चीजें सीखने की जरूरत है, कि ऑटो कोरिलेशन क्या है, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन वगैरह क्या है। डन? ठीक है ठीक है। अगला स्टेप क्या है? डेटा प्रोसेसिंग। हाँ, ये वही है डेटा जो मिसिंग डेटा एनालिसिस था आपका क्रॉस सेक्शन के अंदर, प्री प्रोसेसिंग। समझ रहे हैं? लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट है। इसको हम जैसे, सिंपल टर्म्स में कहते हैं हाउ टू क्लीन द डेटा एक्चुअली हाँ, डेटा बिफोर यू। स्क्रीनिंग जो आप कर रहे हैं ना, देखें क्रॉस सेक्शनल स्टडीज और टाइम सीरीज स्टडीज में बहुत बड़ा फर्क समझिएगा। क्रॉस सेक्शनल डेटा में बदमाशी बहुत है, आपने डेटा फेक कर दिया कहीं से भी कलेक्ट कर लिया, कौन पूछने वाला है? टाइम सीरीज में ये नहीं है। बिल्कुल ऐसे। टाइम बिल्कुल सीरीज में जब ऐसे। आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपने सोर्स दिखानी होती है, मेरे डेटा कहाँ से डाउनलोड किया, वहां से वो भी डाउनलोड कर सकता है। अगर जो मॉडल आपने रन किया वो मॉडल वो भी रन कर सकता है, दोनों अपने रिजल्ट मैच कर सकते हैं, पता चल सकता है आपने काम सही किया है गलत किया है। तो टाइम सीरीज और फाइनेंस में काम में दो नंबरी नहीं हो सकती, जो कि क्रॉस सेक्शनल काम में होती है। आपने किसी बिल्कुल से भी डेटा फिल कराया, खुद फिल कर दिया, डेटा रन कर दिया, कौन पूछने वाला है? लेकिन यहाँ पे ड्रामा नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पे ऐसे। जो आप सोर्स दिखाएंगे वो खुद रन करके देखेगा, उसने रिजल्ट देखा, कहे भाई साहब मेरे पास ये रिजल्ट आए, तो आपके पास ये कैसे रिजल्ट आ गए? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अगली हेडिंग पे आते हैं।
टाइम बेस्ड एनालिसिस। इसमें अब बहुत सारे मॉडल है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अरीमा का नाम, ये होता है ऑटो रिग्रेशन, इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज वगैरह। तो टाइम बेस्ड एनालिसिस ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मॉडल होते हैं जो कि टाइम की बेस, जाहिर बात है जब नाम है इसका टाइम सीरीज एनालिसिस है तो टाइम को तो यूज करेगा, लॉजिक समझ रहे हैं। तो जी जी। बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसमें टाइम की डिपेंडेंसी मैटर कर रही होती है, तो इसलिए इसका टाइम बेस्ड एनालिसिस नाम रखा हुआ है। आखिरी है शिशनैरिटी। ये टाइम सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे क्रॉस सेक्शनल डेटा में आप लोग नॉर्मेलिटी के पीछे पड़ जाते हैं ना, कि नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, टाइम सीरीज वाला किसके पीछे पड़ जाएगा? मीन एंड वेरिएंस। नहीं नहीं, शिशनैरिटी के पीछे। अच्छा, पहले नाम याद स्टेशनरी। करें, किसके किसके ठीक पीछे? है, स्टेशनरी। शिशनैरिटी के पीछे, ठीक है। वो यस यस। देखना चाहता है उसकी सीरीज स्टेशनरी हो। इसके लिए टेस्ट सिखाए जाते हैं, ये टेस्ट देखें, यूनिट टू टेस्ट। जी जी। इसके अंदर एक टेस्ट है ऑगमेंटेड डिकी फुलर, मैं लगा देता हूँ अभी कहीं पे लिखा हो, ये देख रहे हैं ऑगमेंटेड डिकी फुलर। जी बिल्कुल। ये टेस्ट बताता है डेटा स्टेशनरी है नहीं है, ये वाला डेटा स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि इसका नल हाइपोथेसिस होता है डेटा स्टेशनरी नहीं है, इसकी सीक वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, इसका मतलब डेटा स्टेशनरी नहीं है। फिर हम अच्छा, सिखाते आप हैं कुछ। ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेटा स्टेशनरी नहीं होने का मतलब क्या है? हाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इजी है। डेटा स्टेशनरी ना होने का मतलब ये होता है, जैसे माने ये टाइम है, टाइम के साथ लाइन ऊपर जा रही है। जी चले बिल्कुल। मैं पेंट पे आ जाता हूँ, पेंट पे समझाना आसान हो जाएगा। ये आपने सवाल किया तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे मेरी नियत नहीं थी एक्सप्लेन करने की, क्योंकि मैंने आपसे कहा था हम कोई मॉडल डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस ये डिस्कस करेंगे आना क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब वो आपने मैं किसी और को पूछ लूंगी सवाल। नहीं नहीं, वो दूसरा पता नहीं, मैंने आप कहा था एक्सप्लेन सवाल करें ना पूछ करें, लीजिएगा अगर मैं पूछना एक्सप्लेन है। करें, हाँ चलें ठीक है। अब देखें ये टाइम बढ़ रहा है और ये मैं इन्फ्लेशन का डेटा है, आप नोट करें ऐसे तो लाइन ऊपर जा रही है, जी बिल्कुल। तो टेक्निकली हो ये रहा है मीन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? मीन बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं नहीं, टाइम के साथ मीन नहीं बढ़ना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आई आपको? एक से रुके, मैं अपना पेन निकालता हूँ, पेन से चलाता हूँ। हाँ, माने ये ग्राफ है, आप बताएं मीन बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, या सारा ये पॉइंट समझ जी में आ रहा है लेवल पे आपको? बिल्कुल बिल्कुल आगे समझ में। मैं मिटा के ना, एक्चुअली ना मेरे पास माउस है ना, वो माउस नहीं है, बात मैं समझ कीबोर्ड में से यूज आती है। कर रहा हूँ, तो इसलिए ना मेरा वो, माने ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब ये देखिएगा, मीन इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, एक सेम लेवल के हाँ, ऊपर टाइम के साथ चल जैसे रहा ये है। 2000 है और ये 2022 है, तो आप देखेंगे मीन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल मीन स्टेबल अक्रॉस है। द टाइम सेम है, डन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऊपर जाता तो मीन बढ़ रहा है, नीचे जाता तो मीन कम हो रहा है, डन। बिल्कुल ठीक है। आगे देखिएगा, अब माने ये दूसरी लाइन है, एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मीन बढ़ रहा है? हाँ, मीन एक जगह पे बढ़ रहा है नहीं, बिल्कुल। वो वेरिएंस है, वो जंप्स है। वो जॉन्स है, ओके। अच्छा अब देख, अगली लाइन देखिएगा, अब ये सारे जंप्स भरे हैं, बात समझ रहे हैं? मीन सेंटर में होता है ना। अब जो ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ की इसमें मीन नहीं बढ़ रहा, लेकिन आप नोट करें जंप भी सारे इक्वल है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहेंगे ऊपर वाली एग्जांपल में वेरिएंस भी अक्रॉस द टाइम नहीं चेंज हो रहा, ये ठीक है, तो समझ आप गई। कहेंगे ऊपर वाले ग्राफ में मीन भी अक्रॉस द टाइम चेंज नहीं हो रहा और वेरिएंस भी नहीं हो रहा। वेरिएंस भी चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल तो ठीक है। आपने दो लाइनें याद की, मीन अक्रॉस द टाइम इक्वल है और वेरिएंस भी अक्रॉस द टाइम इक्वल है। अब एक तीसरी चीज, को वेरिएंस ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। शिशनैरिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी सीरीज हो जो कि अक्रॉस द टाइम मीन वेरिएंस कोवेरिएंस सेम हो। ये बात समझ रहे हैं? नॉर्मली लोगों जी ने ये जी। रट्टा मारा होता है, लेकिन इसकी लॉजिक समझ में आ गया आपको? आप समझ में आई है। ठीक है, तो ये इसका पीछे कंसेप्ट होता है। चलें ठीक आगे है, चल, ठीक है। आपने भी यही डेफिनेशन याद की होगी, मीन वेरिएंस कोवेरिएंस अक्रॉस द ग्रुप सेम होना चाहिए। बिल्कुल यही डेफिनेशन याद अच्छा, की है। इसमें ना फिर तीन किस्म की होती है, एक स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी होती है, एक ट्रेंड स्टेशनैरिटी होती है। स्ट्रिक्ट में होता है सारी चीजें सही है, ट्रेंड में ये होता है कि मीन और कोवेरिएंस सेम है पर वेरिएंस सेम नहीं है। ये लंबी बहस है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। फिलहाल वीडियो बनाने का पर्पज ये है, जो बच्चा फाइनेंस वाला है वो इस बात का ख्याल रखे कि उसको स्टेशनैरिटी भाई डिटेल में आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई। तो फाइनेंस वाला पहले मोटी मोटी टर्म्स याद कर ले, लैग क्या होता है, लीड क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वॉक क्या होती है, सीजनल डिकम्पोजिशन क्या होती है, यूनिट रूट टेस्ट क्या होता है, सेशनैरिटी क्या होता है, ये तमाम चीजें डिस्कस करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ ठीक पे एक है। चीज मैं और डिस्कस करना भूल गया था, शायद आगे आ जाएगी या गुजर गई है। आ,
मैंने डाला नहीं है। इसका जो यूनिवेरिएट इसके जो यूनिवेरिएट है ना डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, वो बड़ा डिफरेंट है। दिखाता हूँ आपको। ये यूनिवेरिएट आ गया। अच्छा, तीन हेडिंग होनी चाहिए थे, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, यही तीन होने चाहिए थे ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन मसला ये है, इसने बाईवेरिएट मल्टीवेरिएट दोनों को एक ही में कवर कर दिया। उसका नाम क्या दिया है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर साइमल्टेनियस बाइवेरिएट। इक्वेशन। ठीक है, नहीं नहीं, फॉर बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट में लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि ये बाईवेरिएट मॉडल्स को और मल्टीवेरिएट मॉडल्स को किस हेडिंग के अंदर कवर कर लेता है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हाँ। अब जानते हैं इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़, ये ऑटो रिग्रेसिव मॉडल देखा है आपने? इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, 5 6 7 8 9 10 में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, दोनों 10 हो गए। ठीक है। तो फिर ये यूनिवेरिएट में कैसे आ गया? 1 on 1 का रिलेशनशिप देख रहे नहीं, होंगे, ये तो यूनि तो बेसिकली हो नहीं एक सकता। ही सीरीज से हम बाकी वेरिएबल खुद जनरेट करवाते हैं। तो हमने ओके। इसी में रूल ये पढ़ा था कि एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होना चाहिए मॉडल रन करने के लिए। अब आपने उससे चाहे 50 वेरिएबल बनाए हो, 50 को यूज किया हो, रिक्वायर्ड तो एक ही था ना। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कहते हैं किताब में गलत दिया है। मैंने पूछा क्यों, कहते हैं मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, 6 हो गए। ये यूनिवेरिएट कैसे हो गया? उनको यूनिवेरिएट की लॉजिक नहीं पता। यूनिवेरिएट का मतलब ये है रन करने के लिए एक चाहिए था। दूसरी बात, यहाँ पे हम वेरिएबल का वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पे हम सीरीज का वर्ड यूज करेंगे। यूनिवेरिएट सीरीज, साइमल्टेनियस इक्वेशन, बाईवेरिएट सीरीज, मल्टीवेरिएट सीरीज। डन हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये यूनिवेरिएट कम अज कम जो बेसिक लेवल के है वो 80 से 100 है। ये मैंने यहाँ पे 5 6 लिखे हुए हैं। ये अच्छा, एआर मॉडल का मतलब क्या हो गया? ऑटोग्रेसिव। डन। ऑटो रिग्रेसिव जी। एमए का मतलब क्या हो गया? मूविंग एवरेज दो, मॉडल्स। दोनों को मिलाएं। ऑटो रिग्रेशन और मूविंग एवरेज। ऑटो ऑटोग्रेसिव मूविंग एवरेज, रिग्रेशन अरमा हो गया। एवरेज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी पूरी फैमिली है, मैंने सिर्फ अरीमा लिखा है। इसमें हाँ। पारमा है, परीमा है, आरफुईमा है, कोई 25 से 30 टाइप के, तो सिर्फ ये है। डन। अच्छा, उसके जैसे बाद सिर्फ मैंने, ये आर्च और गार्च ये दो कराए हुए थे हमें। नहीं, इसकी भी बहुत लंबी फैमिली है, ई गाज, जी गाज, अच्छा, आपको आँच और गाज का फर्क भी नहीं याद होगा ना, आपको बिल्कुल अरमा ठीक और है। आँच का फर्क याद होगा। और अरीमा तो कराया ही नहीं था, सिर्फ आर्च और इजी है, गार्च कराया था एक ही बस। छोटा सा फर्क है इनमें। बेसिकली अगर आप नॉन स्टेशनरी सीरीज पे, याद है ना ऊपर स्टेशनरी डिस्कस किया था, जी जी बिल्कुल। अगर आप वेरिएंस नॉन और। स्टेशनरी सीरीज पे अरमा रन करें तो वो रीमा होता है फिर। ओके। अरमा के लिए सीरीज का स्टेशनरी होना जरूरी है। क्लियर हो गया? जी बिल्कुल। और अगर सीरीज नॉन स्टेशनरी है तो आप उसको स्टेशनरी बनाएंगे। जी बना ठीक है। स्टेशनरी बनाने के लिए आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, फर्स्ट कोई सेकंड कोई थर्ड फोर्थ रेमेडी जो फिफ्थ। होगी। रेमेडी, वो ये आई है। आई में आप ये बिल्कुल ठीक बताएंगे है। कि मैंने इसको स्टेशनरी बनाया कैसे, बाद में पूरा अरमा रन कर दिया। ये लॉजिक समझ में आ गई? बिल्कुल आप गई। तो ऑटो एग्रेसिव में आप क्या करते हैं, ऑटो एग्रेसिव के लैग लेते हैं, मूविंग एवरेज में फिर आप लैग लेते हैं। अगर आपकी सीरीज स्टेशनरी थी, आपने दोनों के लैग ले लिया, अरमा बन गया। अगर आपकी सीरीज स्टेशनरी नहीं थी तो पहले आपने उसको स्टेशनरी बनाया, तो आपने उसको एक नया नाम दिया था कि रीडर को पता चले कि ये खुद से स्टेशनरी नहीं था, मैंने इसको बनाया है। ये बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इसका जी नाम बिल्कुल। अरीमा दे दिया। इसकी भी बहुत लंबी फैमिली है। पारमा है, परीमा है, आरफीमा है, आरफोईमा है। अच्छा, जो स्टेटिस्टिशियन है ना, मेरा एक दोस्त है जिसने पूरा पीएचडी आरफोईमा पे किया हुआ है। मतलब 4 साल उसने इस चीज पे लगाए हुए हैं। एक एक टेक्निक पे फिर ओके। स्टेटिस्टिशियन क्या करते हैं, पूरी पूरी पीएचडी करते हैं। अब आज की बहुत लंबी फैमिली है। देखें ये जो गाछ है ना, इसका सिर्फ मल्टीवेट गाछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत कुछ है, ई गाछ, जी गाछ, बहुत कुछ है। तो ये, अच्छा, मजे की बात है, जो क्रॉस सेक्शनल डेटा वाला था वो क्या सीख रहा था, वो मल्टी डायमेंशन स्केलिंग सीख रहा था, वो क्लस्टर एनालिसिस सीख रहा था, वो फैक्टर एनालिसिस सीख रहा था, राइट? जी बिल्कुल। फाइनेंस वाला ये सब सीखे। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो, तो देखें, जो काम हमने क्रॉस सेक्शनल में किया था वो सारे काम हमने यहाँ पे दोबारा कर लिया। हमने यूनिवेरिएट भी डिस्कस कर लिया, बाय मल्टी भी डिस्कस कर लिया। डन। जी जी बिल्कुल। अब कोई सवाल पूछना है पूछें। अब आप, हम कहेंगे जो फाइनेंस की साइड पे जा रहा है ना, वो अपना कैरियर कैसे डिसाइड करे। वो एसपीएसएस की साइड पे जाए, स्टेटा की साइड पे जाए, टाइम सीरीज मॉडल सीखें, उनकी टर्मिनोलॉजी सीखे, और क्रॉस और ये क्लस्टर साइड पे ना निकले, इन तमाम मॉडल्स को स्टडी करने की साइड पे जाए। डन।
अब आपका एक सवाल था, टाटा के थ्रू सब कुछ हो गया, अब आपका सवाल था मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, तो मेरा जी सॉफ्टवेयर फेवरेट ये आर। ठीक है, क्यों जी फेवरेट ओके। है उसकी वजह बताता हूँ आपको। एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं GUI CUI, मैंने आई थिंक आपसे पहले भी डिस्कस किया था जब मैं लास्ट टाइम आया था। हाँ, दिखाता हूँ आपको साथ साथ पढ़ी। टाइम बहुत कम रह गया तो मैं जल्दी जल्दी कवर करा देता हूँ। जी जी बिल्कुल। एक वर्ड है CUI का मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेरेंस, बोले। करेक्ट यूजर इंटरफेरेंस। ठीक है, और ये दूसरा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस। ठीक है, ये जो ग्राफिकल का मतलब होता है इसमें माउस काम करेगा। ये देखिए मैंने एनालाइज पे क्लिक कैसे किया है, माउस से किया है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारी मॉडिंग आप क्लिक पे कर सकते हैं, आपको ठीक है। टाइप कुछ नहीं करना होता। ये बात समझ में आ गया। बिल्कुल ठीक है जी। ये GUI हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। ठीक है, ठीक है। दूसरा है आर, दिखाता हूँ आपको। ये माशाल्लाह आर है, कोई ऑप्शन नहीं है, कर लें क्लिक, आप जिस पे क्लिक करना है कर लें। तो बेसिकली ये MS ठीक है। डॉस की तरह है, इसमें सब कुछ आपने बच्चों की तरह लिखना है, कोडिंग लिखनी है। डिफिकल्ट हो गया ना ये तो फिर। तो इस सॉफ्टवेयर को हम CUI कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, मेरे पास एक और चीज़ है, पाइथन, मैंने आपको दिखाया नहीं। पाइथन क्या है, ये भी CUI है, ये उसमें भी कोडिंग है। कोडिंग है। अब मजे की बात ये है, हमारे यहाँ जो बिजनेस का बच्चा है वो कहता है भाई साहब मुझे ग्राफिकल नहीं आ रही। सही है, जहाँ पे सिंपल सिंपल क्लिक सही करने कह रहे हो, होते तो हैं यार। कोडिंग कहाँ से आप होगी, मुझे बिल्कुल। कोडिंग कहाँ से आ रही है, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, मैं ना भी माइट में पढ़ा रहा हूँ ना, तो माइट में डॉक्टर फयाल है HOD। तो उन्होंने मेरे हाथ पे छोड़ा हुआ है, जो कोर्स आउटलाइन बनानी है बनाई। मैंने सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को मैंने आर पे डाला हुआ है, क्योंकि सेकंड ओके। सेमेस्टर में उन्हें बिजनेस स्टेटिस्टिक्स पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ना है SI वगैरह। क्यों, अगर मैं उनको PBA से पूरी प्रोग्रामिंग पे करवा दूंगा तो वो यूज टू हो जाएंगे। इसका फायदा ये है जब वो MBA MPhil में आएंगे तो प्रोग्रामिंग की कोई नई चीज नहीं होगी। मैं तो इनफैक्ट 2010 से इस बात पे रो रहा था, डॉक्टर बशीर से मैंने बहुत बार डिस्कस किया था कि बच्चों का SPSS पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जब आप नए सिरे से एक चीज डिस्कस कर रहे हैं तो बचपन से उनको आर पे ले आए। जब उसने SPSS सीखना, उससे कम टाइम पे वो आर सीख जाएगा, तो खामा खामा एक फजूल चीज सिखाएं क्यों हम लोग, जिसका बाद में फायदा ही नहीं है। लाखों करोड़ों मॉडल है जो आप SPSS पे, मोस पे, स्मार्ट PLS पे नहीं कर सकते, पर दुनिया का कोई एक मॉडल भी ऐसा नहीं जो आप आर पे नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग बेस अपने प्रोग्राम ना कुछ भी बना ले। लॉजिक समझ बिल्कुल लो। ऐसे। तो टेक्निकली जब भी कोई नया बंदा आएगा, जब भी किसी ने नया सीखना है ना, तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ आपने शुरू से स्टार्ट करना है ना, तो आप एक काम करें, किस पे आ जाएं, आर पे आ जाएं। और पे आ जाए, ठीक ठीक है, है। क्योंकि आप शुरू से जब मेहनत कर रहे हैं तो फाइनेंस वाला हो, मार्केटिंग वाला हो, क्रॉस सेक्शनल कुछ भी हो, सब कुछ आर पे हो जाएगा। दूसरी बात, आप ठीक। जो काम 15-20 मिनट में कर रहे थे वो SPSS में 1 मिनट में हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। जो काम आप SPSS में आधे घंटे में करेंगे मैं आर में 10 सेकंड में करूंगा। ओके। एक दफा की मेहनत है, दिखाऊं कैसे। आपको सैंपल ठीक। दिखाता हूँ, ये देखें। अब मैं इसको कैलकुलेटर की तरह यूज करता हूँ, 5 × 3 एंटर करूँ। जी करिए। 15 लिखा हुआ आ गया। जी बिल्कुल। अब ये देखिएगा, मैं कहता हूँ 5, इसमें सिंबल ये देना पड़ता है, =C। एक सेकंड, 5 = C कर देता हूँ। 5 = C, सॉरी, C = 5 करना था, दिमाग खराब हो गया मेरा। C किसके बराबर मैंने कर दिया, C = 5, डन। जी बिल्कुल। अब मैंने C को एंटर किया, लिखा हुआ ना 5। जी जी। अब ये देखिए, C × 2 क्या हो गया, 10। बिल्कुल उसने आगे रिप्लेस कर दी देखिएगा, वैल्यू से। D = C × 5। अब मैं D एंटर करूं। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब आप किसी भी चीज को किसी भी चीज के इक्वल कर सकते हैं। राइट राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारी प्रोग्रामिंग करने के बाद उसको X के इक्वल कर दूंगा। जब मेरे पास नया डेटा आता है तो मैं X लिख के एंटर करूंगा, सारे रिजल्ट सामने आ जाएंगे। ये जो आप बच्चों की तरह इतने सारे क्लिक कर रहे हैं, तो मुझे एक दफा मेहनत करके सारे कोड लिखने हैं। बात समझ रहे हैं। एक दफा जब मैंने सारी मेहनत कर दी और मैंने सारी कोडिंग की हुई है, दिखाता हूँ आपको। मैंने हजारों, सुबह शाम दिन रात बैठ के यही काम करते तो कोडिंग लिखते रहते हैं। इसका फायदा ये होता है, एक दफा की मेहनत है। उसके बाद आपने कहा कि एक X दबाना है, एक Y दबाना है, सारे कोड लिखे लिखाए आ जाएंगे। अब ये देखें, ये सारे मेरे कोड्स डले हुए हैं, दिख रहे हैं आपको।
तो मुझे जी बस एक दफा क्लिक करना है, एक्स दबाना है, सब कुछ रन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कोड बना बना के ना, अब ये देखें, ये सारे कोड मैट्रिसेस के कोड अब आपको दिखाता हूँ। आपने कभी बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाई है? जी जी बिल्कुल। मैट्रिक्स मुझे अगर पढ़ी थी। किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ानी होती है ना, मिसाल के तौर पे, और मुझे अगर मिसाल के तौर पे इंटीग्रेशन पढ़ाना है, डिफरेंशिएशन पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रही है आपको? तीन है जी ना? जी नजर आ। अब ये देखें, मैं एक काम करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। ये मैंने रन कर दिया है। और फिर मैं दो मैट्रिसेस बना देता हूँ, एक को मैंने नाम दे दिया ए, एक को मैंने नाम दे दिया बी। इसको भी रन कर देता हूँ। यहाँ पे कोड दिया हुआ मैंने, ये मैंने क्या लिखा है, सॉल्व ए एंड, दिख रहा है आपको, सॉल्व ए एंड बी। जी क्वेश्चन बिल्कुल। ये मैं कर देता हूँ रन। ये देखें, एक्स की वैल्यू 40 है, वाई की वैल्यू 51 है, और जेड की वैल्यू 10 है। ओके। मैं पूरा मैथमेटिक्स, पूरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेटर, सब कुछ मैं आर के ऊपर कर सकता हूँ विद इन सेकेंड। तो मुझे होता है कि बच्चों को अपने मैथ सिखानी है, आर पे सिखाएं। आपने, अच्छा मजे की बात बताऊं, एनवीवो का नाम सुना है आपने? जी जी बिल्कुल। मैं पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस, पूरा एलडीए एनालिसिस, पूरा कंटेंट एनालिसिस सब आर पे कर सकता हूँ। अगली बात, आर फ्री है, आर के पैसे नहीं है। बाकी हर ओके। सब तो हमें, आपको क्या जरूरत है 80 80 हजार, 90 90 हजार खरीदने की? सब कुछ आप आज सीख लें, सब कुछ फ्री में करें। पूरे पूरे हम्म। डैशबोर्ड बना सकते हो इसके ऊपर। तो समरी ओके। ये केस आ जाता है। तो मैं एक दफा कोडिंग करूंगा, बाद में जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैंने डेटा फाइल दी, आपने लीनियर रिग्रेशन रन किया, मीडिएशन किया, मॉडरेशन किया, फैक्टर किया, क्लस्टर किया, ये सब करने में 20 25 मिनट लगेंगे आपको। और मैं आपको नया डेटा दे दूं तो 25 मिनट दोबारा लगेंगे ना? बिल्कुल हंड्रेड मुझे परसेंट मुझे 5 सेकंड लगेंगे। ओके। तो कंपनीज में नया नया डेटा आता है, अच्छा सारा 30 सेकंड आएगा, 30 सेकंड में मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है? तो मैं सोचा आपको बता दूं, ये 30 सेकंड में मीटिंग एंड हो जाएगी, या फिर दोबारा से आगे ज्वाइन करना है इसको? दोबारा ज्वाइन नहीं नहीं करोगे? ठीक है। आई थिंक देख लें ठीक है कैसे। ये। अब तो पूरी क्लियर हो गई है। क्योंकि आर की डिस्कशन तो फिर डिटेल डिस्कशन है। हाँ, क्योंकि तो इसका फिर थैंक पैथॉन यू। भी है और इस तरह की बहुत सारी चीजें और भी है। तो बस पॉइंट ये है कि आर का कोई कंपैरिजन नहीं है। इन दी एग्जैक्टली एंड समझ। अवाम को आर पे आना पड़ेगा। अभी नहीं आएंगे, हम्म। 5 साल बाद आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। क्योंकि कहीं ना कहीं तो फंसेंगे ना। कहीं ना कहीं कोई ऐसा मॉडल आएगा जो उनके सॉफ्टवेयर में नहीं होगा।